हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बार कट रही है। चलो जी, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करने वाले हैं सर रिवीजन ऑफ ब्रांच। ठीक है, ब्रांच चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें से एक 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगता है। रीजन आई डोंट नो कि क्यों कॉम्प्लिकेट लगता है। शायद इस वजह से क्योंकि चैप्टर में काफी वैरायटी है, क्वेश्चन में काफी सारी वैरायटीज है और काफी सारी क्लियरिटी थोड़ी सी कम है चैप्टर को लेके। क्योंकि रीजन इज इसमें हम पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते, हम सिर्फ ब्रांच की अकाउंटिंग करते हैं, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग ज्यादा नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चों को थोड़ा डाउट में रहता है कि ब्रांच का काम तो हो रहा है लेकिन उसका डबल दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ये सब चीजें। तो मैं जल्दी से क्विक रिवीजन लेता हूं शॉर्ट में और आपको ब्रांच का रिवीजन कराता हूं। ठीक है, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आरटीपी के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ज्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और फिर सीधा क्वेश्चंस पर उतरूंगा। ठीक है, ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करूंगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसूंगा। मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, कुछ फॉर्मेट रिवाइज कराऊंगा और फिर सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस के आरटीपी के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करना मेरे साथ। सर ब्रांच क्या होता है? अगर हम बात करें ब्रांच क्या होता है तो हम कहते हैं कि सर अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मेरे को बिजनेस को बढ़ाने के दो ऑप्शंस आते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है कि भैया बिजनेस खरीद लो, किसी के साथ अमलगमेट कर लो, कंसोलिडेट कर लो, फलाना ढिकाना। बट मैं कहता हूं मुझे अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मेरे पास एक सबसे बेटर ऑप्शन है अपनी ब्रांचेस बनाना। क्या कि अगर मैं सपोज दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूं, मुझे लगता है यार और बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो दिल्ली की जगह मैं अब हरियाणा में, दिल्ली की जगह मैं अब एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में, यूपी में, राजस्थान में अगर अपनी ब्रांचें खोलना शुरू करूं तो मेरा बिजनेस की रीच बढ़ जाएगी, मेरे लोगों तक रीच बढ़ जाएगी, कस्टमर लोग मेरे को ज्यादा जाने लगेंगे और मेरा बिजनेस अपने आप ही इंटरनली एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ब्रांच क्या होता है? ये एक इंटरनल एक्सपेंशन होता है जहां पे हम अपनी रीच बढ़ाते हैं, अपने लोगों तक पहुंच बढ़ाते हैं और उससे हमारे बिजनेस की क्या हो जाती है? एक इंटरनल एक्सपेंशन हो जाती है। हमें इसी ब्रांच की अकाउंटिंग करनी है, हमें हेड ऑफिस की बात नहीं करनी। हेड ऑफिस सपोज मेरा दिल्ली में, बट मैंने फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव वगैरह में अपनी ब्रांचें खोल दी हैं, तो मुझे उनकी बात करनी है जो मैंने ब्रांच खोली है, नॉट फॉर हेड ऑफिस। मुझे ज्यादातर किसके बारे में बात करनी है? ब्रांचेस। जब भी मैं ब्रांच की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ब्रांचेस जो हमारे चैप्टर्स में है वो 3 तरीके की ब्रांच होती है। कितने तरीके की ब्रांच होती है? 3। एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। और एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं सर ये हमारी फॉरेन ब्रांच है। ऑफ कोर्स फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेट इनको कैटेगरी में हम फॉरेन ब्रांच के नाम पे रखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर तीनों में क्या क्या है, हल्का हल्का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिपेंडेंट ब्रांच की। सर डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो कहीं ना कहीं हमारी, जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूं, हमारी एकेडमी दिल्ली में है, लेकिन मुझे लगता है यार दिल्ली तो बहुत सब लोग, हमारा एरिया बहुत हो गया, अब मुझे फरीदाबाद में भी उतरना है, अब मुझे नोएडा में भी जाना चाहिए, अब मुझे अपने स्टेट से क्रॉस जाना चाहिए, मुझे यूपी में या फिर मुझे राजस्थान में भी एक ब्रांच खोलनी चाहिए। अब मैंने सपोज एक राजस्थान में और एक अपने फरीदाबाद में और एक यूपी में नोएडा में मैंने एक ब्रांच खोल दी। नाउ बट मैंने उनको क्या बोला? मैंने कहा सर आपके पास बच्चे आएंगे, आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको यहां से एडवर्टाइजमेंट के लिए फंडिंग मिलेगी, आपको पूरा सेटअप का कॉस्ट मिलेगा, यहां से बुक्स, यहां से लेक्चर सब मैं भेजूंगा रिकॉर्ड करके, यहीं से सारे लेक्चर सारी बुक्स में भेजूंगा। सिर्फ आपका काम क्या है? आपका काम इतना सा है कि आपके पास बच्चे कांटेक्ट करेंगे हमारे, और बच्चे जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको उनको मेरी बुक्स, मेरे लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। अगर वो फेस टू फेस, अगर वो घर पे लेक्चर नहीं लेना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, तो आप उनको एक रूम प्रोवाइड करोगे, उस रूम में वो बच्चे बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। दीज आर ब्रांचेस जिन्हें पूरी तरीके से मैं कंट्रोल करूंगा कि भैया मेरी बुक, यहां से बुक्स मेरी तरफ से जाएंगे, मेरे लेक्चर यहां से जाएंगे, उनका जो भी बच्चे आएंगे उनका जो कलेक्शन होगा सीधा मेरे अकाउंट पे आएगा, ब्रांच के पास कुछ नहीं जाएगा। ब्रांच में जो भी वहां बंदा बैठेगा उसकी सैलरी मैं ही भरूंगा, सब कुछ मेरे ही द्वारा अपॉइंटमेंट होगा और उसका पूरा लेखा जोखा, पूरी अकाउंटिंग मैं हेड ऑफिस में बैठ के करूंगा कि मेरी जो यूपी वाली ब्रांच है या हरियाणा वाली ब्रांच है या राजस्थान वाली ब्रांच है उसमें मैंने कितनी इस बार बच्चों को बुक्स भेजी है, कितने बच्चों को मैंने कॉन्टेक्ट करा है, कितनी बिकी है, कितने का कलेक्शन आया है, कितना पेंडिंग है, क्या है, सारी डिटेल, सारे खर्चे वगैरह का हिसाब मैं रखूंगा, मैं यहां से पैसा भेजूंगा और जो भी वहां पैसा कलेक्ट होगा मेरे पास आएगा। तो ऐसी ब्रांच की अगर अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हेड ऑफिस कर रहा है, तो उस ब्रांच को बोलते हैं, जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर ये हमारी डिपेंडेंट ब्रांच है, हम पे डिपेंड है, हम ही यहां से रिसोर्सेज भेजेंगे, हम ही इनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम ही इनके खर्चे वर्चे देखेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर मुझे लगता है मेरी राजस्थान की जो ब्रांच है वो बहुत बड़ी एक्सपेंशन लेवल पे काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है यहां से सारा डेवलपमेंट, यहां से सारा मैनेज करना पॉसिबल है, दिल्ली का मैनेज कर लूं बहुत काफी है, तो मैंने वहां पे अपनी एक पूरी प्रॉपर टीम बिठा दी और मैंने कहा सर
जी अब आप देखो हिसाब किताब, आप देखो, आप वहां से अपने आप बुक प्रिंट करोगे, अपने आप करोगे, लेक्चर्स यहां से आपको प्रोवाइड कर जाएंगे, अपने कितने लेक्चर्स किसको भेजने हैं, किस प्राइस पे भेजना है, कैसे खर्चे करने हैं, ब्रांच को ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन भी देना है, जो भी करना है सब आप करोगे और अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करोगे। आप अकाउंटिंग मेंटेन करके हमें दे दोगे, हम अपना काम करेंगे। दिस इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिनकी हेड ऑफिस अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, उनकी अकाउंटिंग, उनके सारे काम कौन कर रहा है, ब्रांच खुद कर रही है, तो उस केस में भैया वो ब्रांच क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग अल्टीमेट हिसाब किताब रेखा जोखा सारा मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच का हेड ऑफिस, और अगर इंडिपेंडेंट बोलो तो वो अपना खुद हैंडल कर रही है। फॉरेन ब्रांच क्या है, जो ब्रांच मेरी डोमेस्टिक कंट्री में नहीं है, अगर मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है तो अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है तो वो मेरी फॉरेन ब्रांच लाएगी। अगर मैं कहता हूं मैं इंडिया की अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई हेड ऑफिस कर रहा हूं जो यूएस में बैठा है, तो यूएस वाले के लिए यूएस में जो ब्रांचेज हैं वो उनकी डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं, लेकिन जो इंडिया में ब्रांचेज है वो उनकी फॉरेन ब्रांचेज हैं। मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तीनों पढ़ने हैं कि भैया मेरा डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है, और फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है। मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट ब्रांच, और फिर इंपॉर्टेंट में आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट में आता है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, मैं इन दोनों को अच्छे से कवर करने वाला हूं आज के लेक्चर में। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच को आप थोड़ा सा अपने आप देख लेना, ज्यादा कोई है नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा इस पे पढ़ के नहीं भी जाओगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मोस्टली एग्जाम में जो नजर आने वाली है या तो वो डिपेंडेंट ब्रांच नजर आने वाली है या फॉरेन ब्रांच नजर आने वाली है। डिपेंडेंट ब्रांच में क्या है अपने बात करेंगे। फॉरेन ब्रांच में जनरली एक लफड़ा ये आता है कि आपको हमेशा यहां पे दो चीजें लगती हैं, एक तो ऑफ कोर्स ब्रांच की अकाउंटिंग होती है, एक तो ब्रांच की अकाउंटिंग होती है, और यहां पे एक लगता है AS11। क्यों AS11 लग जाता है, क्योंकि फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो इंडियन करेंसी में नहीं होगा। अगर मैं इंडियन अकाउंटिंग कर रहा हूं, इंडियन ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स उनका जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा वो उनकी अदर करेंसी में होगा। सपोज यूएस में है तो यूएस करेंसी में होगा, तो मुझे पहले उनके ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन मुझे अपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ब्रांच के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि भैया मुझे यहां पे दो काम करने पड़े, एक तो पहले मुझे इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा इन डोमेस्टिक करेंसी, और फिर उसे अपने पार पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और मैं जब कंसोलिडेट करूंगा ब्रांच को अपने हेड ऑफिस के साथ में, तो उसे मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच ही ट्रीट करूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच का ज्यादा काम नहीं करूंगा। रीजन इज क्यों, क्योंकि वो फॉरेन ब्रांच में ऑलरेडी कवर कर लूंगा मैं। तो मेरे को आज जो इस लेक्चर में कवर करना है वो दो पे फोकस करना है, एक डिपेंडेंट ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच में कन्वर्जन, और फिर कंसोलिडेट। जब कंसोलिडेट करूंगा तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच को भी कवर कर लेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ जल्दी से, सबसे आगे बात करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच, सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं। जब भी आप डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करते हो तो यहां पे जो अकाउंटिंग है उसमें आप कहते हो कि इनके अकाउंट्स जो मेंटेन करेगा वो मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस जब अपने यहां पे बुक्स बनाएगा, मतलब ये बुक्स जो बनेंगी हेड ऑफिस की बुक्स में बोलेंगे इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बनेगा, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो जब वो हेड ऑफिस बनाएगा तो उसके पास इनकी अकाउंटिंग करने के भी तीन मेथड है। कितने मेथड है, तीन। आपको तीन तरीके से वो काम करा सकता है। पहला, सबसे पहले क्या कर सकता है वो यहां पे एक मेथड यूज करता है जिसे हम बोलते हैं डेटर मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटर मेथड। फिर एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये भी मेथड यूज कर सकता है। और तीसरा है हमारे पास फाइनल अकाउंट मेथड, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तीसरा क्या है, अल्टीमेट वो प्रॉपर अकाउंट बनाएगा, ब्रांच की ट्रेडिंग बनाएगा, ब्रांच का P&L बनाएगा और फिर काम करेगा। मैं कह रहा हूं अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बेकार है। आपको इन दोनों पे मेन फोकस करना है, डेटर और स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, ध्यान सुनना। और मजे की बात है, आप चाहे डेटर मेथड लगाओ या स्टॉक एंड डेटर मेथड लगाओ या तीसरा मेथड लगाओ, आपका जो आंसर आने वाला है, जो आपका आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी मेथड लगाओ, स्टॉक मेथड लगाओ, डेटर मेथड लगाओ। ब्रांच का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो तीनों ही अकाउंट से क्या आने वाला है, सेम। मैं आपको दोनों पे काम कराऊंगा, मैं डेटर मेथड पे भी काम कराऊंगा, स्टॉक एंड डेटर मेथड पे भी काम कराऊंगा आराम से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटर मेथड से और इसी पे क्वेश्चंस भी करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे उतरेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात समझाने के बाद, आप जब भी डेटर मेथड की बात करते हो, आप कहते हो डेटर मेथड पे, तो यहां पे जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आप इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एक सिंगल अकाउंट बनाते हो, सिर्फ किसका, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एक अकाउंट बनाते हो, किसका, सिर्फ और सिर्फ इकलौता अकाउंट विच इज ब्रांच अकाउंट। क्या बनाते हो, ब्रांच अकाउंट, दैट्स इट। सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाते हो और काम खत्म। जब भी आप डेटर मेथड फॉलो करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, इस मेथड में आप उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं ट्रांजेक्शंस की बात करोगे जो किसके बीच में हुई है, बिटवीन हेड
हेड ऑफिस एंड ब्रांच, बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आपको ब्रांच की अदर ट्रांजैक्शन, ब्रांच ने कितने खर्चे करे, ब्रांच का मैनेजर का क्या कह रहा था, ब्रांच का क्या है, ब्रांच के कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं दिया, ब्रांच ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ब्रांच के बैड डेप्ट हो गए, उनका लेना देना हेड ऑफिस को नहीं है। मेरी बात समझना, दैट मींस जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे, ऑफ कोर्स मुझे उस क्वेश्चन में रेलेवेंस आएगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, मुझे हर चीज कवर करनी होगी, लेकिन जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो ब्रांच अकाउंट के अंदर हेड ऑफिस सिर्फ उन चीजों को एंट्री करेगा जिसमें हेड ऑफिस को या तो उनसे लेना है या हेड ऑफिस को उनको देना है। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल इस अकाउंट के अंदर ब्रांच को ट्रीट करेगा एज अ डेटर। डेटर मतलब दैट मींस कि जैसे मैंने उन्हें उधार में सामान बेचा है, मेरे लिए ब्रांच क्या है, मेरी डेटर है। ये ब्रांच अकाउंट नहीं है, ये आपको डेटर अकाउंट नजर आना चाहिए कि भैया डेटर में दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जब जब हम सामान बेचेंगे तो हम डेबिट करेंगे, जब जब हम सामान का पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे। बात खत्म। मेरी एसेट है, मेरी ब्रांच अकाउंट मेरे लिए डेटर है, डेटर मेरी एसेट होती है। शुरुआत कहां से होगी? बैलेंस बीडी से, डेबिट से, और खत्म कहां पे होगा? बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड में। मतलब आपको भूल जाना है कि भैया आप ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको बस ये याद रखना है कि आप डेटर अकाउंट बना रहे हो, और डेटर हमारे लिए यहां पे क्या है? ब्रांच। मैं ब्रांच को सामान भेजूंगा और ब्रांच से मुझे पैसा चाहिए, बात खत्म। मैंने ब्रांच को सामान भेजा, एक तरह की मैंने उनको सेल कराया, क्लियर? मैंने उनको पैसा भेजा, मुझे उस पैसे का कलेक्शन चाहिए। तो पॉइंट इज मैं जब जब भेजूंगा मेरे लिए वो क्या बन जाएंगे? डेटर। तो यहां पे शुरुआत में करते कैसे हो? अगर मैं इसका मोटा मोटा फॉर्मेट करूं तो मैं कहूंगा शुरुआत सबसे पहले होती है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है? टू बैलेंस बीडी दैट इज जो भी आपके ब्रांच के पास ओपनिंग में एसेट है, जो भी ब्रांच के पास ओपनिंग में एसेट है वो मेरे लिए हेड ऑफिस के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा कि हमने ब्रांच को इतनी एसेट दे रखी, इतना पैसा आना है, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। जब भी आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो आपको इसको बनाने के भी दो तरीके, एक बनता है एट कॉस्ट और एक बनता है एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब अगर मैंने सामान में 100 रुपए का सामान है लेकिन हेड ऑफिस कह रहा है हम 100 में नहीं भेजेंगे, 100 प्लस 20% भेजेंगे, 120 से भेजेंगे, तो दैट मींस जो 120 है वो इनवॉइस प्राइस है। ऑफ कोर्स सेल उससे ज्यादा कम में हो सकता है, बट पॉइंट इज मैंने जो सामान भेजना है वो फिक्स इनवॉइस प्राइस रेट पे भेजना है 120 की। उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मैं जो आपको सामान भेज रहा हूं आप इसे आगे मार्केट में जो बेचोगे वो कम से कम 120 में बिकोगे। अगर ज्यादा बिक रहा है तो अच्छी बात है, कम में बिक रहा है तो ठीक है देख लो, बट पॉइंट इज हमारे लिए वो इनवॉइस प्राइस रेलेवेंट है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको अकाउंट बना रहा हूं तो डिफरेंस कब आएगा? कॉस्ट में। सिर्फ स्टॉक की जहां जहां जगह आएगी वहां पे या तो कॉस्ट आएगा या इनवॉइस प्राइस आएगा, बाकी सब जगह सेम होगा। तो आपने बोला सबसे पहले बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग एसेट है, क्या क्या ओपनिंग में एसेट हो सकता है? हो सकता है मेरे पास ब्रांच के पास उनके पास कैश का बैलेंस पड़ा हो, ठीक है? कैश बैलेंस सपोज मैं कहता हूं थोड़ा बहुत बैलेंस उनको मेंटेन करने के लिए देता हूं कि चाके भैया कुछ इमरजेंसी में खर्चा होगा तो तुरंत हेड ऑफिस थोड़ी ना पैसा भेज पाएगा, तो ब्रांच खुद भी थोड़े मोटे खर्चे के लिए रखता है, पैसा रखता है। तो जो भी ओपनिंग पेटी कैश है, इसे हम जनरली पेटी कैश बैलेंस कहते हैं, तो जो भी पेटी कैश बैलेंस है वो होगा। फिर हो सकता है उनके पास कोई और एसेट हो, फर्नीचर हो उनके पास, ठीक है? कोई मशीन का अपने पास, हमने उन्हें मशीन भेजी हो तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ठीक है? फिर अपने पास जनरली उनके पास स्टॉक होगा, जनरली क्या होगा? स्टॉक, और क्या होगा? डेटर। तो ये कुछ एसेट होंगी जिसमें डेटर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक में अगर मैं आपको कॉस्ट बना रहा हूं तो कॉस्ट पे आएगा, और अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इनवॉइस प्राइस पे आएगा। जो भी होगा वो हम उस पे वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा ओपनिंग हो गया। अगर ओपनिंग में उनके पास कोई लायबिलिटी है जो कहीं ना कहीं, तो उस केस में हमारे लिए वो डेटर नहीं होगा, एक तरह का क्रेडिटर ट्रीट हो जाएगा कि हमें उन्हें पैसा देना है। तो अगर कोई लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी उनके ओपनिंग लायबिलिटी है, सपोज आपके पास वो कहता है कि भैया हमें ना उनकी सैलरी थी वो अभी तक आपने पे नहीं करी, तो उनके एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? हो सकता है उनके ओपनिंग में कोई क्रेडिटर वगैरह या कुछ भी कोई और अदर लायबिलिटी है, तो अदर लायबिलिटी कुछ भी है तो वो आप क्रेडिट से शुरुआत करोगे, दैट मींस इतना पैसा आपको उनसे देना है और ये ओपनिंग एसेट में उनसे लेना है, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे अब आगे चलेंगे, फिर आप उन्हें सबसे पहले साल में गुड्स भेजोगे, तो यहां पे होगा गुड्स सेंड टू हेड ऑफ, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो भी गुड्स आपने भेजा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ऑफ कोर्स अगर आपने कॉस्ट पर पे बना रहे हो तो कॉस्ट आएगी यहां पे, अगर इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हो तो इनवॉइस प्राइस आएगी, ठीक है? फिर आपने बोला कि सर मैंने कुछ उनको खर्चा रिम्बर्स किया है, तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपने उनके बिहाफ पे करें तो एक्सपेंस रिम्बर्स किए हैं, ठीक है? या कोई भी अमाउंट रिम्बर्स किया है, अमाउंट पे किया है, अमाउंट रिम्बर्स किया है कि भैया आप उठा के इतने खर्चे पूरे दिन में जो आपके होंगे सैलरी पे कर देना, अपने छोटे मोटे खर्चे पे कर देना। कैश के अलावा हमने उन्हें साल में, महीने में कुछ और भी पैसा देंगे कि भैया वो अपने बिजनेस के ऑल अदर खर्चे चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एम्प्लॉय उन्होंने अपनी सैलरी पे करी है, उन्होंने अपना फर्नीचर वगैरह खरीदा है, कुछ भी खरीदा है और भी एक्स्ट्रा एसेट वगैरह खरीदी है, तो वो पैसा भी हमने उन्हें दिया है, और दिया है तो भैया हमें एक तरह का डेटर है कि हमने आपको पैसा दिया, बाद में जाके आप इसको हमें रिफंड करोगे, हमें वापस दोगे।
ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने गुड्स भेजा और वो गुड्स रिटर्न आ गया, अगर ब्रांच ने रिटर्न करा है तो वो गुड्स यहां से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न बाय ब्रांच, तो वो वापस आ जाएगा कि इतना सामान हमने भेजा था और इतना सामान गुड्स रिटर्न, एक तरह का सेल रिटर्न आ गया। ठीक है, ये रिटर्न आ जाएगा। ऑफ कोर्स कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस पे तो इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उनसे जो पैसा आएगा यहां पे आएगा बाय कलेक्शन, वाई कलेक्शन, दैट इज रेमिटेंस होगा इस बार बाय ब्रांच। हमने ब्रांच को भेजा तो डेबिट कि भैया हमने देना है, पैसा दिया है, इसका मतलब पैसा आएगा, और अगर आ गया तो उससे ब्राइटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक तो ऑफ कोर्स कैश सेल अगर हुई है तो वो सीधा पैसा हमें कलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो भी वो सेल करेंगे अगर क्रेडिट में सेल कराए तो उससे कलेक्शन आएगी डेटर की, और वो डेटर का पैसा यहां पर आएगा। बेटा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कलेक्शन दी है तब तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं दिया कलेक्शन तो आप उसके लिए आप बनाओगे ब्रांच के डेटर अकाउंट। आपके क्या बनेंगे, ब्रांच के डेटर अकाउंट। अभी मैं बात करूंगा ब्रांच का डेटर अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, ब्रांच के डेटर अकाउंट से आप कलेक्शन निकालोगे, और याद करो अगर ब्रांच के कस्टमर से सेल रिटर्न आई है तो वो डेटर अकाउंट में जाएगा, बैड डेप्ट हुआ है तो डेटर अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट अलाउ किया है तो डेटर अकाउंट में जाएगा, सेल रिटर्न आई है फ्रॉम कस्टमर डेटर अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर ब्रांच ने रिटर्न किया है तो वो यहां आएगा, तो सेल रिटर्न कस्टमर वाली वो डेटर अकाउंट में। यहां पे अपने को उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ कलेक्शन चाहिए। अपने को क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। उसके बाद अल्टीमेट लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में आप कहोगे सर यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी, जो भी आपकी फिर क्लोजिंग में बची है। क्लोजिंग में क्या क्या आ जाएगा, आप कहोगे अगर क्लोजिंग में कोई पेटी कैश है तो वो पेटी कैश आ जाएगा, क्लोजिंग का बैलेंस। ऑफ कोर्स अगर पेटी कैश के बैलेंस है तो आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग कैश आपको दिया होगा, खर्चे दिए होंगे, और ब्रांच ने भी कुछ खर्चे अपने आप से किए होंगे, तो उन खर्चों का यहां कोई लेना नहीं, ब्रांच ने अपने जो भी खर्चे किए हैं वो खर्चे माइनस करने का जो बैलेंस बचेगा वो पेटी कैश आएगा। तो हो सकता है आपको इस पे वर्किंग नोट बनाना पड़े, पेटी कैश अकाउंट। हो सकता है आपको स्टॉक की डिटेल ना दी हो तो आपको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, हो सकता है अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कलेक्शन दिया है, तो हो सकता है वो आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग कर देगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग किया तो आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, या फिर अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया तो कलेक्शन के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और लास्ट में हो सकता है आपके पास फर्नीचर जो प्लांट एंड मशीनरी है उनको डेप्रिशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो डायरेक्टली कर सकते हो, या मशीन अकाउंट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जो भी एसेट का। ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है तो वो जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, कि भैया यहां पर आ जाएगा जो भी आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहां पे खत्म कि भैया इतना ओपनिंग में शुरुआत हुआ, इतना क्लोजिंग में, सामान बेचा, खर्चा भेजा, सामान भेजा, पैसा भेजा, सामान वापस आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, अब बस आपको एक लास्ट काम करना है। अगर आपने यहां पे करा है तो आपको स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा। अगर इनवॉइस प्राइस पे आपने बनाया है तो जो भी स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग क्लोजिंग का हटाना पड़ेगा, यहां से क्लोजिंग स्टॉक का हटाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में आपको हटाना पड़ेगा गुड्स जो आपने रिटर्न करें, गुड्स जो रिटर्न करें, या मैं गुड्स रिटर्न की ना लिखूं, मैं ऐसे करूं, यहां से स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, यहां भी एक स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा। किस चीज का स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, एक तो ओपनिंग का, और दूसरा एक और स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा गुड्स सेंड का। लेकिन ये कितना हटाओगे, जितना आपने सेंड किया है माइनस रिटर्न, जितना आपने सेंड किया माइनस रिटर्न, उसकी लोडिंग आप यहां से क्या करोगे, हटाओगे। मतलब आपको अल्टीमेट कॉस्ट पे ही लेके आना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपने जितना कॉस्ट पे बोले तो इनवॉइस प्राइस किया था, उस इनवॉइस प्राइस का लोडिंग हटा लिया। अब आपने जो सेल किया, अगर ऑफ कोर्स उससे ज्यादा सेल किया होगा तो आपको पैसा ज्यादा आया होगा, सामान गया होगा कम, तो जो भी आएगा उसके डिफरेंस में आप बोलोगे ये अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ब्रांच का प्रॉफिट आ गया। और अगर लॉस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में आ जाएगी लॉस। ठीक है, तो जो भी आएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो मतलब पैसा कम आया है, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पैसा ज्यादा आया है, जो भी आएगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। और यही मेरा ब्रांच डेटर अकाउंट खत्म। तो बस इतना सा है ब्रांच डेटर अकाउंट। अगर मैं इतनी सी बात करूं तो ये है मेरा ब्रांच डेटर अकाउंट। मुझे इन्हीं बातों को दिमाग में रखना है कि मेरे लिए इस तरीके से ब्रांच डेटर बनता है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर ब्रांच का डेटर अकाउंट आपके साथ डिस्कस किया कि इसी तरीके से ब्रांच अकाउंट बनता है। अब बिना देरी के साथ में मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं और खत्म कर देता हूं, और आपकी क्लियरिटी कर देता हूं कि भैया दिक्कत कहां है, आपको टेंशन कहां होती है। ऑफ कोर्स मैंने अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग से लिखा नहीं, ब्रांच डेटर अकाउंट अलग से लिखा नहीं, ब्रांच का पेटी कैश अलग से लिखा नहीं, क्वेश्चन के साथ में कर लेंगे। और मुझे की बात पता है क्या है, अगर आप स्टॉक एंड डेटर अकाउंट बना रहे हो तो आपको फिर ये पूरा अकाउंट नहीं बनाना, फिर यही सिंगल अकाउंट बनाना है। आपको ब्रांच स्टॉक बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच के
खर्चे बनाने पड़ेंगे, ब्रांच का कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये सारे अकाउंट आपको अलग से सेपरेटली बनाने पड़ेंगे। पर पहले काम करते हैं स्टॉक डेटर अकाउंट से। क्लियर है? तो आओ जल्दी से मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, आप 2 मिनट मेरा वेट करो। चलो जी, ठीक है। तो जी आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आराम से पढ़ना। नवंबर 2023 के क्वेश्चन है और इसी बार का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। ठीक है, इसी बार टीपी का क्वेश्चन है। कह रहा ट्रेड मिल इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% कॉस्ट प्लस 20%। तो वो जो भी सामान बेचते हैं वो जितनी लागत है, कॉस्ट है, उसका 20% ऐड करके बेचते हैं। तो 100 रुपए का सामान वो कॉस्ट 20% है, मतलब कॉस्ट का 20%, तो 20% दैट मीन 100 रुपए की कॉस्ट है, तो 100 प्लस 20 120 में बेचते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ 20% ऑन कॉस्ट है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1/5 ऑन कॉस्ट है, 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन इनवॉइस हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इज अपने को जो वैल्यू दी होंगी वो इनवॉइस प्राइस दी होंगी, तो इनवॉइस प्राइस से हटाना पड़ेगा कॉस्ट। तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल बोले तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ब्रांच गुड्स बेचता है कैश में एज वेल क्रेडिट में, तो ब्रांच जो हमारी है वो गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में बेचती है। ब्रांच जो खर्चे करता है वो उन कैश से, उन खर्चों से करता है जो भी उन्हें डेटर से कलेक्ट होता है, और कैश सेल जो भी रेमिट, कैश सेल से जो भी आता है और रेमिट करता है बैलेंस कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर होल्डिंग 20% नेसेसरी फॉर इमीडिएट मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी क्रेडिट सेल और कैश सेल से कलेक्शन आता है उस कलेक्शन में से कुछ खर्चे अपने लिए करता है, 20,000 अपने लिए मेंटेन करता है, और बाकी उठा के पैसा किसको भेज देता है, हेड ऑफिस को। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने को जो भी कलेक्शन आएगी वो पूरी यहां नहीं आएगी, आपको उसको निकालना पड़ेगा कि उसमें से कितना खर्चा किया है ब्रांच ने अपने आप से, कितना होल्ड किया है और कितना हमें रेमिट किया। तो जो हमें रेमिट किया है वो हमारे ब्रांच के क्रेडिट अकाउंट में पैसा आएगा, और उतने से मेरा ब्रांच अकाउंट डेटर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे कह रहा है 31 मार्च 2022 को आपको क्वेश्चन में कह रहा है ये चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, क्या क्या दी हुई हैं आपको? सबसे पहले आपके पास ओपनिंग में 31 मार्च 2022 बोले तो ये मेरे लिए ओपनिंग होगा। ओपनिंग में क्योंकि मैं बना रहा हूं 23 का, है ना, तो ओपनिंग में क्या क्या है, कैश इन हैंड है, डेटर है, स्टॉक है, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, मतलब मुझे इनवॉइस प्राइस पे बनाना पड़ेगा। फर्नीचर फिटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग 31 मार्च 2023 आपने जो गुड्स बेचे हैं, कस्टमर ने, हेड ऑफिस ने डिस्पैच किया है ब्रांच को, वो करा 2,64,00,000 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से गुड्स रिसीव जो हुए थे ब्रांच ने उनमें से 1,44,000 के इनवॉइस प्राइस का सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को। ठीक है, हमने 2,64,00,000 का सामान भेजा, बट उन्होंने 1,44,000 का सामान वापस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रांजैक्शन कैश सेल में इतनी हुई है, क्रेडिट सेल में इतनी हुई है, कैश कलेक्टेड जो हमें हुआ है ब्रांच से क्रेडिट कस्टमर को वो इतना है। लेकिन पॉइंट इज जितना पैसा आएगा हमने सारा रेमिट नहीं करा होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में पैसा कितना हमें ब्रांच ने हेड ऑफिस को करा है, खर्चे वर्चे माइनस करके। डिस्काउंट अलाउ किया डेटर का, इसका भैया ये ब्रांच और डेटर के बीच में काम हो रहा है, इसका हेड ऑफिस का ब्रांच, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट में कुछ नहीं होना, लेकिन हाँ हेड ऑफिस जो भी ब्रांच डेटर अकाउंट होगा उसमें काम होगा। ये भी आपने कस्टमर रिटर्न किया है, बट खास बात ये कि डायरेक्टली किसको करा है, हेड ऑफिस को करा है। करेंगे इस पे काम, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो ये सेल रिटर्न होता, और सेल रिटर्न का अपना ब्रांच डेटर में होता, इसका मेरे फिर ब्रांच अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। आगे चलो, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ किया है आपने, ये भी ब्रांच डेटर में जाएगा। एक्सपेंसेस पे किए हैं ब्रांच ने, ये ब्रांच के कैश अकाउंट में से चला जाएगा, इसका कोई अगेन पैसा हमने नहीं दिया होगा, क्योंकि हम जब अगर क्वेश्चन नहीं बोलता कि वो अपना कैश हमसे लेते हैं तो पॉइंट इज हम ये पैसा खुद पे कर रहे होते हैं। मैं करके बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2023 को ब्रांच ने पे किया फर्नीचर 2 लाख का, जिसके लिए पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है, तो ये पैसा रेमिट हुआ होगा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को। 31 मार्च को ब्रांच के खर्चे थे 12,000, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये लायबिलिटी है। और कैश इन हैंड अगेन कितना है, 20,000। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 16% से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और ब्रांच अकाउंट को बनाना है आपको बुक्स में। तो काम जी सर जी शुरू हो जाओ फटाक से, आ जाओ मेरे साथ में, अगर मैं जल्दी करूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ ध्यान देना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम बनाएंगे ब्रांच का डेटर अकाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन 12 आरटीपी मई 2023, आरटीपी मई 2023 का क्वेश्चन है। आप कहोगे ब्रांच अकाउंट बनाने वाले, ठीक है, तो आप कहोगे ब्रांच अकाउंट अगर मैं बनाता हूं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बन रहा है ऑफ कोर्स, तो मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है बेटा, बहुत आराम से काम करते जाना, कोई टेंशन नहीं है। आप खामा खा कंफ्यूज होते हो, बस थोड़ी बहुत चीजें जो आपको समझनी है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये किसमें बन रहा है, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, तो बेटा जल्दी बताओ, आप कहोगे सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी। अपने पास ओपनिंग में ब्रांच की क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि वो सारा हमारा है। तो अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास ओपनिंग में क्या था, एक तो कैश इन हैंड था, कैश इन हैंड। ठीक है, मैं पूरा फिगर में बना रहा हूं, पूरा 20,000। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, ट्रेड डेटर,
ट्रेड डेटर थे, ये भी उनके डेटर, मतलब उनको पैसा आएगा, मतलब हमारे को आने वाला है 7,68,000। फिर उसके बाद स्टॉक था, ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस पे इसका स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, ठीक है, बाद में हटाएंगे। कितने का है 2160, मतलब दैट इज 21,60,000, ठीक है। और फिर है अपने पास फर्नीचर एंड फिटिंग, तो ये अपने पास कितना है 1,000, बोले तो 1,000 है ना, 1,000 हो गया 10 लाख, ठीक है, 1,000 हो गया 10 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल अगर आप लगाओगे तो यहां मेरे को एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर कहां होगा, कैलकुलेटर होगा, मैंने कैलकुलेटर कहां रखा है यार, कैलकुलेटर की तो दिक्कत आएगी। चलो मैं फोन से ट्राई करता हूं, बट थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है फोन से मुझे, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन अवॉइड करना अगर मेरे से कुछ गलती वलती हो, ठीक है। मैं करता हूं, कितना कितना है 20,000 प्लस 7,68,000 प्लस 21,60,000 और प्लस 10 लाख 39,48,000 ये। फिर आप कहोगे उसके बाद अगले काम में आपने गुड्स सेंड करा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस है ये भी, तो कितना है 2,64,00,000 रुपए का सामान बेचा है। और मजे की बात है इधर गुड्स रिटर्न हो गया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितने का सर 1,44,00,000 का। ऑफ कोर्स इन दोनों का आपको स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, नेट करके हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन में, अब इतना मैंने क्वेश्चन कर दिया, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं मैंने कितना क्वेश्चन कर दिया। मैंने इतना कर दिया, मैंने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, मैंने ये वाला पैरा खत्म कर दिया, तो सामान बेचने का। अब कह रहा है भैया कैश सेल क्रेडिट सेल की बात कर रहा है, ठीक है, तो कैश सेल का तो सीधा कलेक्शन आ जाएगा, लेकिन पॉइंट इज इसके लिए मैं एक अकाउंट बना लूंगा, किसका, ब्रांच कैश अकाउंट। अब मेरे को कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सोचो वर्किंग नोट में। सबसे पहले मेरे पास कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 20-20 हजार, पर मुझे ये नहीं पता उन्होंने कितना रेमिट किया, तो वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, मतलब एक बनाना पड़ेगा ब्रांच कैश। मेरे पास डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कलेक्शन कस्टमर से है, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग डेटर नहीं है। अगेन एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट। तीसरा मेरे पास स्टॉक का ओपनिंग है, स्टॉक कितना भेजा कितना वापस आया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगेन नहीं है, मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और लास्ट में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन लगा के मैं निकाल सकता हूं, बट इसका भी मुझे ब्रेकिंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं ब्रांच फर्नीचर अकाउंट बना सकता हूं या सीधा कैलकुलेशन के साथ भी काम कर सकता हूं, तो मुझे 4 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच फर्नीचर, ठीक है। मैं काम शुरू करता हूं, आप मेरे साथ देखना, ठीक है, आ जाओ लीजिए। मैं कहूंगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 हम सबसे पहले ही बना लेते हैं, ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। बस बेटा बस, इससे आसान चैप्टर कुछ हो नहीं सकता अगर आप इसे ध्यान से समझ जाओ, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। ब्रांच कैश अकाउंट, मैं अभी इधर उधर की भी बातें करता जाऊंगा कि अगर सपोज यहां पे ऐसा ना होता तो कैसे करते। फिर हम बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट, फिर बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। ये ब्रांच डेटर हो गया, और फिर बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड द लास्ट इज ब्रांच वर्किंग नोट नंबर 4 फर्नीचर की कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग। इसके लिए आप अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो ये मुझे 4 वर्किंग करनी पड़ेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जल्दी से। अब मेरे पास ध्यान से जो है पता है, ये जो ब्रांच कैश वगैरह डेटर वगैरह बनाया ना, यही आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड में होता है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बताओ ओपनिंग में बैलेंस कितना है 20,000, ओपनिंग में कितना है 20,000। डेटर का टू बैलेंस बीडी ओपनिंग में कितना था, मेरे हिसाब से इनका ओपनिंग में था 7 लाख समथिंग कुछ था, है ना, 7,68,000। फिर ब्रांच के डेटर अकाउंट, ऑफ कोर्स ये एट इनवॉइस प्राइस बनेगा हमेशा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने इसे कॉस्ट बनाया तो इसमें प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। इनवॉइस प्राइस में जितना सामान बेचा जितना आया वो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी स्टॉक है, एसेट अकाउंट है, इसका बैलेंस है 21,60,000, है ना, 21,60,000, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है, वो ओपनिंग में कितना था 10 लाख,
ओपनिंग कितना था 10 लाख, ठीक है। अब आगे काम करते हैं। अब आपने कहा सर हमने सबसे पहले जैसे जैसे बात करा, हमने कहा हमने गुड्स सेंड किया, तो गुड्स सेंड हुआ, यहां से गुड्स सेंड हुआ 2 करोड़, मतलब अब ये एक तरह का आप प्रॉपर अकाउंटिंग करने लगे ब्रांच की, कि हमें ब्रांच का डेटर नहीं, स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करना है, मतलब हमें हर एक डिटेल चाहिए कि ब्रांच ने क्या क्या काम किया है, सब कुछ चाहिए, हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक तरह का प्रॉपर काम कर रहा हूं। दीज आर अगेन स्टॉक एंड डेटर मेथड, बट पॉइंट इज अब मुझे ये ब्रांच अकाउंट के लिए ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आंसर दोनों में सेम आता है, क्योंकि अल्टीमेट काम दोनों में सेम होता है, बस उसमें ये है कि ये काम वर्किंग नोट में नहीं बन रहे होते, ये मेन काम बन रहे होते हैं। वहां ब्रांच अकाउंट नहीं बन रहा होता, वहां आप समराइज एक एक समराइज कर रहे होते। अभी क्या है, अभी आपने वर्किंग नोट में समरी का पूरा प्रॉपर काम करा और इसकी समरी कहां डाल दोगे आप, ब्रांच अकाउंट में, तो भैया वो समरी वाला हो गया, ठीक है। अल्टीमेट कंक्लूजन तो लास्ट में सेम ही आएगा। तो बताओ कितने का, 2 करोड़ 64 लाख का, है ना। सामान कितना बेचा था, 2 करोड़ 64 लाख का, जिसमें से आपको सामान आया गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस से आया, और आपने इसमें से ये गुड्स आया, डेबिट मतलब आया, यहां से सामान गुड्स आएगा, और क्रेडिट मतलब यहां से सामान गया, ठीक है, ये सामान गया, ठीक है। तो बाय गुड्स सेंट, तो इतना आपके स्टॉक, ये एक तरह का फैक्ट्री है, इतना सामान आया और इतने में से ये गया, गुड्स रिटर्न, ये आपने रिटर्न कर दिया टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस, कितना 1,44,000 का इनवॉइस प्राइस। तो यहां तक तो काम खत्म। फिर आपने क्या करा है, आपने सामान बेचा है, तो जब सामान बेचोगे तो आपका ऑफकोर्स स्टॉक में जाएगा बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश में क्या, सेल, कैश सेल, कितना सेल आएगा आपका, यहाँ पे आपने जो कैश में बेचा था वो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आपका जो कैश में आया था वो आपने बेचा था 19,400, मतलब 1 करोड़ 94 लाख, 1 करोड़ 94 लाख, ठीक है। और बाय ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच डेटर, जो डेटर से आपने करा क्रेडिट में सेल, जो क्रेडिट सेल करी है वो क्रेडिट सेल यहां जाएगी, कितना, दैट मीन्स 6 करोड़ 6 करोड़, ठीक है, नहीं 6 करोड़ नहीं, 62 लाख 80,000, 62 लाख 80,000, ठीक है। ये अब इनका मैं दूसरा इंपैक्ट डाल देता हूं, यहां पे लिखता हूं ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक से ये आया मेरा कितना अमाउंट, 1 करोड़ 94 लाख, इतना पैसा आया 1 करोड़ 94 लाख, और यहां पे आया टू ब्रांच स्टॉक अगेन डेटर में कितना, 62 लाख 80,000, 62 लाख 80,000 का ब्रांच डेटर आ गया, ठीक है। 62 लाख 80,000 का ब्रांच डेटर आ गया। अब क्या हुआ है, अब आगे कह रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, तो पैसा यहां से आया बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश, कितना कलेक्शन आ गया, कलेक्शन जो आया वो आया है अपने पास 56,84,000, और इतना पैसा आ गया ब्रांच डेटर से, ब्रांच डेटर से 56,84,000, ठीक है। आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो रिकॉर्ड, अपने को वहां पे सिर्फ क्लोजिंग समरी डालनी है कि क्या आया, क्या ओपनिंग में था, क्या था बता, ठीक है, पक्की बात है। उसके बाद फिर कह रहा है कैश डिस्काउंट कराए, डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट कराए बाय डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, 1,16,000, ठीक है। अगर यही डिस्काउंट नॉर्मल होता तो ये अभी ब्रांच पीएनएल में जा रहा होता, ठीक है, यही स्टॉक एंड डेटर मेथड होता तो यही डिस्काउंट कहां जाता है, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाता है, पीएनएल में। अभी 2 इंपैक्ट नहीं देख रहे ना, अभी आप एक इंपैक्ट देख रहे हो, लेकिन अगर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड बना रहे हो तो आप हर चीज के 2 ट्रीटमेंट देख रहे होते कि भैया यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट हुआ, तो वो प्रॉपर पीएनएल अकाउंट की तरह हो जाता है, जैसे हम सिंगल एंट्री में काम कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सिंगल एंट्री की तरह काम हो जाता, ठीक है। चलो सर आगे चलो, फिर आगे क्या करना है, आगे मैंने कहा आगे क्या हुआ है, अब ना इसके बाद एक पॉइंट देखना इधर, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो आप कहोगे सर मैंने कैश सेल का काम कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया, कैश कलेक्शन कर दिया, कैश डिस्काउंट कर दिया, रिटर्न बाय कस्टमर, ये सेल रिटर्न है, रिटर्न बाय कस्टमर सेल रिटर्न है, इसका क्या होना था, इसका करना क्या था, देखो इससे ना एक तो आपके डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेटर कम हो जाएंगे, इसे मैं एक तरह का बोलूंगा बाय सेल रिटर्न, बाय सेल रिटर्न। कितना सेल रिटर्न आया आपका, जो सेल रिटर्न यहां पे बोल रहा है वो कह रहा है 204, बोले तो 2,04,000, पर दिक्कत ये है कि ये सेल रिटर्न अगर नॉर्मल होती, अगर ये नॉर्मल होती तो ये यहां पे आ जाती, सॉरी ये ना यहां आ जाती, यहां पे आती टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, कि भैया हमारे पास सामान आ गया, स्टॉक सेल रिटर्न आ गई, कितनी 2,04,000, कितनी आ गई 2,04,000, यहां आ जाती,
ठीक है। नॉर्मल अगर रिटर्न होती कि कस्टमर से रिटर्न आया तो आप यहां पे दूसरा ट्रीटमेंट डाल देते कि भैया ये, लेकिन अभी ये हुआ है कि ये सामान हमारे पास आया ही नहीं, ये सामान हमारे पास आया ही नहीं, ये सीधा कहां पहुंचा, हेड ऑफिस में। तो ये ट्रांजैक्शन फिर ब्रांच के साथ सीधा हमारे पास नहीं आई, ये हेड ऑफिस में पहुंच गई। तो आप इसे यहां पे लिखोगे बाय रिटर्न, बाय अगेन गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने बाय ब्रांच, कस्टमर ने, ब्रांच के कस्टमर ने सीधा कर दिया है टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस कितना 2,04,000। आप सीधा यहां पे लिखोगे, बात समझ आ रही है, सीधा आप यहां पे लिखोगे कि यहां पे ये वापस हो गया सामान एक तरह का, ये पैसा हमारे लिए, हम इसका पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये सामान आपके पास सीधा वापस आ गया। क्लियर ना, इसका पैसा ब्रांच आपको नहीं भरने वाली क्योंकि ये सामान ना ब्रांच को आया, ये सामान सीधा आपके पास आया, तो आपका अकाउंट खत्म हो गया हेड ऑफिस जी, आप उस बैलेंस को कम कर दोगे। ठीक है। और अगर आपके पास नहीं होता मेरे बच्चे, अगर ये हेड ऑफिस के पास नहीं आता तो ये कहां आता, ये यहां आता स्टॉक में, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता, ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता कि हाँ ये सामान हमारे पास पड़ा, ऑफ कोर्स हम इसको, इसका पैसा आपको दे देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो या तो ये स्टॉक के नाम पे यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में आता, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता, क्रेडिट साइड में आता, तो या तो स्टॉक में ऐड होता या अभी यहां ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा पंगा है कि अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो कस्टमर दो तरीके से रिटर्न करेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो आप कस्टमर को, ऑफ कोर्स डेटर आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, उसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा अगर वो ब्रांच को रिटर्न आ रहा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और अगर वो हेड ऑफिस को जा रहा है तो उधर से ब्रांच अकाउंट में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है वो क्रेडिट खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि भैया ये सामान हमारे पास आया नहीं, आपके पास चला गया, इसका मतलब हमने वापस कर दिया, चाहे हमने पैसा वापस किया या हमारा हमने गुड्स वापस करवा दिया आपको, दैट मींस अब आपको उतना पैसा हमें नहीं देना। और ये बात समझ में नहीं आ रही? तो ये इस क्वेश्चन की खास बात थी जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलता हूं, अब बाकी नॉर्मल क्या पॉइंट है, अब कह रहा है बैड डेब्ट करें और खर्चे करें। तो बैड डेब्ट से क्या होगा, बैड डेब्ट से आपके डेटर और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे बैड डेब्ट हुआ है, यहां पे जब आप यहां पे काम करोगे तो आप लिखोगे बाय, यहां पे रेड पेन से लिखता हूं, बाय बैड डेब्ट, बाय बैड डेब्ट। और ऑफ कोर्स ये कहां जाते, पीएनएल अकाउंट में जाते, बट अभी मैं पीएनएल तो बना नहीं रहा तो मेरे लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं इसमें समरी डालूंगा, ये 74,000, बात खत्म। इसका दूसरा इंपैक्ट पीएनएल में जाता, बट यहां पीएनएल नहीं बन रहा। ठीक है, काम खत्म। और तीसरा, आपने खर्चे पे किए तो खर्चों से आपका क्या होगा, खर्चों से ऑफ कोर्स ये खर्चे भी यहां पे पीएनएल में जाते, लेकिन यहां से होएगा बाय एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस ये भी आपके पीएनएल में जाते नॉर्मली, अगर ब्रांच स्टॉक एंड डेटर अकाउंट बना रहा होता। लेकिन अभी सिर्फ क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, दैट मींस कितना 16,84,000, 16,84,000 से कैश कम हो जाएगा। बस मेरे बच्चों, बस ये 16,84,000 से खर्चा आपने करा, खत्म। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो आगे पढ़ो मेरे साथ में, तो आप कहोगे सर यहां तक मैंने काम कर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन कर दी, अब उसके बाद ब्रांच ने एक फर्नीचर खरीदा है, लेकिन उसकी पेमेंट अगर ब्रांच ने की होती तो यहां से होता कि भैया ये देखो, अगर एक और चीज याद रखना, अगर खर्चे पे किए हैं और अगर यहां पे आपने ये पेटी कैश का बैलेंस नहीं मेंटेन किया होता, अगर ये पेटी कैश का बैलेंस नहीं मेंटेन किया होता तो मैं एक अजम्पशन लेता, या क्वेश्चन ने बोला होता कि सारे खर्चे भैया हेड ऑफिस के द्वारा ही होते हैं। तो पॉइंट इज, फिर ये खर्चे ब्रांच ने अपने आप नहीं पे किए होते, उनके पास कैश है ही नहीं, तो उन्होंने क्या होता, वो उन्होंने पैसा हमसे लिया होता। तो उस केस में पता है क्या होता है, ध्यान समझना, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर खर्चा अगर हेड ऑफिस ने नहीं पे, हेड ऑफिस ने करवाया होता, मतलब ब्रांच कुछ भी अपने पास नहीं रखती है, वो जितना कलेक्शन होता है वो सारा आपको भेजती है, तो खर्चे कहां से करेगी, खर्चे के लिए आप पैसा भेजोगे। तो होता क्या है, ये जितना आपका है ना 19,40,000 कैश सेल का और 5,56,84,000 सॉरी 1,94,00,000 कैश सेल का और 56,84,000 आपका क्रेडिट सेल का कलेक्शन, ये दोनों सीधा कहां था, मेरे कस्टमर अकाउंट में, यहां पे ब्रांच के यहां पे आ जाता कि भैया बाय कैश में, यहां पे आ जाता बाय कैश रेमिट के नाम से, बाय कैश रेमिट के नाम से कि इतना पैसा आपको ब्रांच से आया है, बाय कैश रिसीव्ड या रिसीव्ड बाय रेमिटेड बाय ब्रांच, कि इतना पैसा आपको ब्रांच से आया। यहां सीधा आप लिखते कैश सेल और बाकी चीजें, यहां पे सीधा लिखते कि इतना कैश सेल है, इतना कैश सेल है और इतना कलेक्शन है, इतना कैश सेल है और इतना कलेक्शन है, और यहां पे लिखते टू कैश पेड, टू कैश रेमिटेड टू ब्रांच, रेमिटेड टू ब्रांच, और इसके लिए आप कहते हैं कि भैया कैश रेमिटेड टू ब्रांच, इतने में आप कहते हैं ये मैंने एक्सपेंस पे किया है, ये मैंने एक्सपेंस पे किया है।
क्लियर है, ये नॉर्मल हो जाता। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बोला कि खर्चे ना वो हमसे नहीं करवाते, वो जो कलेक्शन होता है उस पैसे में से थोड़ा ब्रांच को खर्चे अपने मेंटेन कर लेते। इसका मतलब है फिर ये डायरेक्ट नहीं, फिर ये अकाउंट बना, इसलिए ये अकाउंट बना और इसमें से आपने बोला ये पैसा आया, उस पैसे में से ये खर्चा गया और फिर जो है एक चीज और उन्होंने बाय बैलेंस सीडी में मेंटेन किया कितना 20,000, मेंटेन कितना किया 20,000। तो बाकी जो बचा वो आपका कहां जाएगा, वो आपका आएगा बाय कैश रेमिटेड, बाय कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका यहां पर आया, पहले नहीं होता, पहले ये सब नहीं होता अगर ये कैश वाला पंगा नहीं होता। बस इस क्वेश्चन में कैश वाला पंगा था। तो ज्यादा क्वेश्चन में हो सकता है कि वो कह दे कि भैया ब्रांच कोई कैश वैश नहीं रखता, सारे खर्चे सारी इनकम हम ही करते हैं और जो भी कलेक्शन होता है वो सीधा हमारे पास आता है, तो फिर ये काम नहीं होता, फिर ये वाला काम होता जो यहाँ पे। लेकिन अभी ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे काम नहीं होगा, कोई यहाँ पे नहीं आएगा, कोई खर्चा हम पे नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास सीधा कलेक्शन आ जाएगा। आप बोलोगे वर्किंग नोट नंबर 1 से कितना कलेक्शन आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं लिखूं तो 1,94 लाख प्लस 5684 लाख प्लस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 16,84,000, ठीक है। तो ये आ गया 2,34,00,000, 2,34,00,000 रुपए पैसा आया और आप बोलोगे 2,34,00,000 रुपए कलेक्शन भेज देंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो फर्नीचर की पेमेंट है वो फर्नीचर की पेमेंट भी अगर हमने चेक से कराई होती तो वो फर्नीचर की पेमेंट भी यहाँ से माइनस होती, लेकिन इस बार हमने नहीं करी है, उसकी पेमेंट वहां से हुई है। तो फर्नीचर का यहाँ से आ जाएगा, बताओ फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था 2 लाख रुपए का, तो फर्नीचर की पेमेंट यहाँ से हुई है, तो फर्नीचर यहाँ 2 लाख रुपए की पेमेंट के नाम पे आ जाएगा कि हमने पेमेंट करी और हमें इससे पैसा चाहिए। बात समझ आ रही है। और ऑफ कोर्स फर्नीचर का जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा परचेज, कि आपने परचेज भी करा है फर्नीचर का कितना 2 लाख, तो फर्नीचर टोटल कितने का हो गया 12 लाख, और 12 लाख में कर दोगे आप माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस करोगे डेप्रीशिएशन। अगर मैं बात करूं तो डेप्रीशिएशन जो है वो क्वेश्चन में कितना है, कह रहा है फर्नीचर जो पेज किया था। अच्छा एक बात और ध्यान से, ठीक है, मैं यहां पे लूं तो फर्नीचर जो आपने किया था 1 जनवरी 2023 को किया था और ये ओपनिंग, तो भैया इस पे कितने महीने का लगेगा 3 महीने का डेप्रीशिएशन, और पूरे पे कितना लगेगा पूरे साल का डेप्रीशिएशन, तो 16% से डेप्रीशिएशन निकालता हूं मैं, ठीक है। तो अगर आप डेप्रीशिएशन निकलवाओगे मेरे साथ तो आप बोलोगे सर एप्रिशिएशन एट द रेट 16%, बताओ 16% भी कोई रेट है क्या, हाँ क्वेश्चन जो हमसे करवाए, ठीक है। तो 16% पर एनम डेप्रीशिएशन का रेट है, तो आप जब यहां निकालोगे तो कहोगे ओपनिंग बैलेंस पे 10 लाख का 16% सीधा सीधा 10 लाख का 16% आ गया 1,60,000, ये आ गया 1,60,000, और परचेज पे 1,60,000 का 16% 3 महीने का 3/12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,60,000 इंटू 16% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 6,400, टोटल आया 1,66,400, 12 लाख में से, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, आप कहोगे 12 लाख में से माइनस कर दो 1,66,400, तो ये हो गया 10,33,400, ठीक है। और ये क्लोजिंग बैलेंस, अगर यही खर्चा होता मेरे यहाँ पे तो ये खर्चे पीनल में जाते अगर ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड होता, लेकिन अभी ये खर्चा नहीं जाएगा, अभी ये समरी जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, आप कहोगे भैया बैलेंस सीडी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा बाय बैलेंस सीडी में, एक तो आपके पास कैश है कितना 20,000, ठीक है। फिर आपके पास फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आया कितना 10,33,000, कितना आया 10,33,600, 10,33,600। अब डेटर का मुझे चाहिए, ऑफ कोर्स अभी मैं निकालता हूं वर्किंग नोट नंबर 2 से, और मुझे स्टॉक का चाहिए, अभी मैं निकालूंगा वर्किंग नोट नंबर 3 से, अभी मैं निकालूंगा स्टॉक का वर्किंग नोट नंबर 3 से, ठीक है। पर इतना ही नहीं है, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, क्यों, क्योंकि आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 12,000, ठीक है 12,000। तो बस आ जाओ जी क्लोजिंग करते हैं इसका, ये वाला अकाउंट का क्लोजिंग बताओ, इनका क्या बचेगा टू बैलेंस सीडी, तो मैं कहूंगा इनका जो बचेगा बैलेंस सीडी वो बचेगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो कितना कितना बचेगा, आप कहोगे 62,80,000 प्लस 7,68,000
तो ये हो गया 70,48,000 माइनस 56,84,000 माइनस 1,16,000 माइनस 2,04,000 माइनस 74,000, 9,70,000 का क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया। ठीक है, तो 9,70,000 यहाँ पर आ गया। स्टॉक एंड डेटर की बात करूं तो अपने पास टोटल सामान कितना आया, आप कहोगे टोटल सामान आया ये। ठीक है, ओपनिंग में इतना था और इतना हमने करा, तो 2,64,00,000 प्लस 21,60,000, तो ये टोटल सामान हो गया 2,85,60,000। ठीक है, और इसमें से जो सामान चला गया उसे हटा दो तो अपने आप बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,44,000 का सामान तो हमने वापस कर दिया, 1,94,00,000 का सामान बिक गया। ठीक है, 1,94,00,000 का बिक गया और माइनस 62,80,000 का और बिक गया, तो बचा अपने पास 27,36,000। ये अजम्पशन चल रही है कि जो सामान है वो इनवॉइस प्राइस पे ही बिका होगा। ठीक है, तो ये अपना 2,85,60,000 का चल गया और ये आ जाएगा 27,36,000, 27,36,000 का क्लोजिंग में स्टॉक। और ये आप टोटल लगाओगे प्लस 20,000 प्लस 9,70,000 प्लस 10,33,600, तो ये आ गया 47,59,600। ठीक है, ये अपना यहाँ पे काम खत्म। अब बस प्रॉफिट लॉस निकालना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और होगा, क्या, स्टॉक रिजर्व हटेगा। तो स्टॉक रिजर्व हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सबसे पहले मैं हटा देता हूं बाय स्टॉक रिजर्व, किसका, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का। तो ओपनिंग का कितना है, ओपनिंग का 21,60,000, 21,60,000, उसका 1/5 ऑन कॉस्ट था, 20% ऑन कॉस्ट था ना, तो 1/6 ऑन सेल। तो बताओ कितना आ जाएगा, 21,60,000 इंटू डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। फिर एक और चीज बाय गुड्स सेंड, गुड्स सेंड में गुड्स सेंड करा है 2 लाख, इसको ना मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसकी स्टार की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच नेट ऑफ ये हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 2,64,00,000 का सामान हमने भेजा, जिसमें से माइनस 1,44 रिटर्न कर दिया और 2,04,000 रिटर्न आ गया, 2,04,000 रिटर्न आ गया, रिटर्न कर दिया। मतलब ये या तो हमने रिटर्न करा है, कस्टमर रिटर्न, मतलब इतना सामान आपको वापस करा। तो अल्टीमेट जो हमारे पास सामान आपने भेजा था उसका स्टॉक रिजर्व कितना था, 2,64,00,000। ठीक है, माइनस 1,44 माइनस 2,04,000। ठीक है, तो ये आया 2,60,000 52,000, 2,60,52,000 और इसका 1/6, इसका 1/6 करोगे तो ये आ जाएगा 43,42,000। ठीक है, 43,42,000। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट ने इसे अलग अलग कराओ, बट अपने को इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किसका, क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग का कितना है 27,36,000 और इसका 1/6, इसका 1/6, तो 27,36,000, 27,36,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 4,56,000, 4,56,000। बस बेटा बस, इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो प्रॉफिट लॉस आएगा, वो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम यहाँ पे खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ब्रांच अकाउंट की बातें करी। ये हमारे लिए डिपेंडेंट ब्रांच का काम है, ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, इसी में अगर मैं कहता मुझे स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करना होता तो पता है बस अंतर क्या होता, आप पहले इतना नोट करो, मैं इसी क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर मेथड से करा दूंगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट करो, फटाक से जल्दी से इतना नोट करो, या नोट क्या करना है इतना समझो। सबसे पहले आपने क्या करा, इसे ओपनिंग बैलेंस डाला। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे गुड्स सेंड करा, फिर आपने यहाँ पे कैश रेमिट करा, फिर आपने जो भी स्टॉक रिजर्व था वो हटाया। भैया जितना ओपनिंग में था वो, जितना सामान भेजा वो, जो फर्नीचर के लिए पैसा भेजा वो, खर्चों के लिए भी खर्चा किया था उसके लिए पैसा हमने नहीं भेजा, नहीं, उन्होंने हमारे कैश में से अपना पैसा निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना सामान उन्होंने वापस कर दिया वो, जितना सामान उनके कस्टमर के द्वारा वापस आ गया उतना भी हिसाब यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, फिर जो पैसा उन्होंने भेज दिया, पैसा निकाला हमने, कैसे भेजा, उनके पास जो जो कलेक्शन आया, क्या क्या, एक तो ओपनिंग बैलेंस में पैसा होगा, प्लस जो कस्टमर से कैश में आया, प्लस जो कैश सेल करी। ठीक है, तो ये तीनों का कलेक्शन हुआ, इन तीनों में से उन्होंने अपना खर्चा निकाला, अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाला और बाकी हमें भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग में क्या क्या बचा, क्लोजिंग में कैश अपने पास पता था, स्टॉक अकाउंट को बना के स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग निकाल लिया, डेटर अकाउंट बना के डेटर। सर डेटर का जो बैड डेप्ट है, डेटर ने जो डिस्काउंट दिया, डेटर का जो सेल रिटर्न होगा, जो डायरेक्टली ब्रांच को आया होगा, उसका मेरे को
यहाँ हेड ऑफिस के ब्रांच अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो अलग से काम होगा कहां पे, ब्रांच अकाउंट में। बस उसको मैंने क्यों करा है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा। हमेशा क्वेश्चन ये देगा, अगर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, गुड्स सेंड दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो फिर मैं कभी स्टॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। डेटर का मुझे तीन चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कलेक्शन चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ये तीनों चीजें दी हैं तो मैं ब्रांच डेटर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अगर पेटी कैश का बैलेंस मेंटेन रखना है तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए, मुझे रेमिटेंस चाहिए खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद, और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। अगर मुझे तीनों चीजें चाहिए मैं कैश अकाउंट नहीं बनाऊंगा। फर्नीचर में मुझे उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। अगर ओपनिंग क्लोजिंग पता है, डेप्रिसिएशन बीच में आ रहा है, तो ऑफकोर्स मैं इंफॉर्मेशन निकाल के काम कर लूंगा, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये ना एक तरीका है। अब यही अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ये स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो कर रहा होता तो पता है क्या होता, मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या बनाता, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट बनाता। जैसे मैं पहले शुरुआत कहां से करता, मैं कहता मेरे लिए सबसे पहला अकाउंट क्या बनता, सबसे पहला अकाउंट ये बनता ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर कौन सा बनता, फिर बनता ब्रांच डेटर अकाउंट। फिर कौन सा बनता, तीसरा बनता ब्रांच कैश अकाउंट। और इसके बाद क्या बनता, इसके बाद ऑफ कोर्स आप ये कैलकुलेशन करते, चौथी कैलकुलेशन ये वर्किंग नोट में भी कर सकते थे, इसके लिए फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते थे। आप कहते इसके बाद आपका क्या बनता, यहां पे ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट या ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बोल सकते हो आप, ठीक है। एक काम करो, यहां पे लिखो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में क्या करते हैं आप कहते भैया ये बताओ खर्चे कितने कितने आए हैं, ठीक है, खर्चे कितने कितने आए हैं। तो आप कहते ब्रांच के खर्चे कहां से आए, एक तो सबसे पहला खर्चा आया टू ब्रांच कैश से, टू ब्रांच कैसे, बताओ ब्रांच ने कितना खर्चा किया, ब्रांच ने जो खर्चा किया वो किया पीएनएल में जाएगा 16,84,000, तो यहां पे आ जाता 16,84,000, 16,84,000, ठीक है, 16,84,000, डन है। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, टू बेड डेप्ट आता, टू डिस्काउंट आता, ठीक है, कुछ और किया होता तो वो भी आता, तो मैंने कहा बेड डेप्ट और डिस्काउंट ब्रांच डेटर अकाउंट से, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रांच डेटर का रेफरेंस डाल सकते थे, तो डिस्काउंट और डेटर, डिस्काउंट और बेड डेप्ट कितना है, 1,16,000 और 74,000, तो 1,16,000, 1,16,000 और 74,000 ठीक है, 1,16,000 और 74,000, ठीक है, पक्का है, हाँ जी, डन, इतना ठीक है। उसके बाद ये 1,00,000, बस इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखते, अगर यहाँ से क्या होता, मतलब अगर आपको सपोज यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया होता, ठीक है, तो इस अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता तो वो भी आप कहाँ डाल देते थे, यहाँ डाल देते थे, ठीक है। बस वो ब्रांच एडजस्टमेंट में डालते, उसको यहाँ पे नहीं करेंगे भी काम, ठीक है। ब्रांच स्टॉक का पीएनएल से जनरली कोई लेना देना नहीं है। आप आगे चलते, आप कहते फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा, तो यहाँ पे एक और चीज आती है क्या, डू डेप्रिसिएशन, एक और चीज आती है टू डेप्रिसिएशन। बताओ डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन था 1,66,400 है ना, 1,66,400, ठीक है। तो इन सब का टोटल लगाते, और भी कोई खर्चा होता तो आप वो भी, अच्छा एक और है आपका आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग भी है, तो आपको उसको भी करना पड़ता। आप कहते भैया एक और बनता है एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस में ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या बनता, आप कहते सर वो भी बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा, ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग 0, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग में क्वेश्चन में बोला 12,000 है, तो भैया 12,000 है, इसका मतलब आपने पे किया नहीं, आपको पता नहीं, तो आपको यहां से एक और डालना पड़ेगा बाय ब्रांच एक्सपेंस में, कि ऑफ कोर्स ये खर्चा होगा एक्रूअल बेसिस पे, बस पे नहीं किया हमने, तो बैलेंसिंग फिगर में आउटस्टैंडिंग खर्चा 12,000 रुपए और आ जाएगा यहाँ पे टू ब्रांच एक्सपेंस, टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का खर्चा आ जाएगा कितना, 12,000 रुपए, ठीक है, ये खर्चा। और ये सारे खर्चे का आप टोटल लगाओगे, ये खर्चे का टोटल लगाओगे और इसे डाल देते हैं आप बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट, बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट में, कि ये सारे खर्चे अल्टीमेट कहां जाएंगे, ब्रांच पीएनएल में। तो आप इनका टोटल लगाओ एक बार जल्दी से, कितना बताऊं, अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो ये आ गया 16,84,000, ठीक है, प्लस 1,16,000 प्लस 74,000 प्लस 1,66,400 और प्लस 12,000, ठीक है, तो ये आ गया 20,52,400, 20,52,400, ये भी आ गया 20,52,400। अब आप क्या करते, ये इसके बनाने के बाद आप बनाते ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या करते आप, इसमें जितना भी स्टॉक रिजर्व है उसे हटाते, ठीक है, स्टॉक रिजर्व आते और यहीं से आपका जीपी आ जाता, ठीक है, यहीं से जीपी आता। सबसे पहले ऑफ कोर्स आप कहते ओपनिंग स्टॉक है, तो यहां से आएगा बाय स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग, ठीक है, ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट से बन रहा है। तो ओपनिंग में स्टॉक कितना है, ओपनिंग में 21,64,000,
21,60,000 का 1/6, 21,60,000 का 1/6, तो 21,60,000 का 1/6, तो ये हो गया 3,60,000। ठीक है, फिर क्या होता, फिर आपका यहां आता बाय गुड्स सेंड, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ऑफ कोर्स आप कहते हैं 2,60,00,000 का 64 लाख है, 2,60,00,000 64 लाख। ठीक है, 2,64,00,000 का आपने सामान भेजा है, 2,64,00,000 का आपने सामान भेजा है, जिसमें से आप माइनस कर देते 1,44,000। अभी इतना ही माइनस करोगे, वो सेल रिटर्न वाला भी नहीं करेंगे, उसकी बात मैं करता हूं। ठीक है, 1,44,000, तो आपके लिए क्या होता है 2,64,00,000। ठीक है, 2,64,00,000 माइनस 1,44,000, ये हमने सामान भेजा है, ये हमने सामान भेजा, तो ये आया, और इसको डिवाइडेड बाय 6, 2 करोड़ ये आया, 2,62,56,000 इंटू 1/6, तो इतना और स्टॉक रिजर्व है डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया 43,76,000। जैसे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है ना, कि इतना मेरे को ओपनिंग में था, मेरे को लगा था इतना ओपनिंग में कमाएंगे, इतना हम यहां पे कमाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां पे आता टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग का, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है, क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो आता, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना आता, क्लोजिंग कितना आया, क्लोजिंग है 27,36,000, 27,36,000, 27,36,000, उसका 1/6, उसका 1/6, तो ये कितना होता 27,36,000, 27,36,000, उसका 1/6, ये आता 4,56,000 का स्टॉक रिजर्व, ये आता 4,56,000 का स्टॉक रिजर्व। अगर ब्रांच एडजस्ट, ब्रांच अगर यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कोई भी डिफरेंस आ रहा होता, तो वो डिफरेंस भी आप यहीं डालते, आप कहते वो डिफरेंस भी यहीं आता। सपोज यहाँ पे जो भी आता ब्रांच स्टॉक अकाउंट का अगर आता, तो आप मानते कि भैया ये आपका लॉस है, ये आपका क्या है, लॉस है, जो भी लॉस है नॉर्मल लॉस वगैरह वो यहां पर आ जाता। ठीक है, जो भी अगर क्रेडिट में आ रहा, अरे रे अगर ये क्या आ रहा होता, मतलब पॉइंट इज क्रेडिट में आ रहा होता। ठीक है, सपोज अगर यहां से क्रॉस ट्रांसफर होता ना क्रेडिट में, कि इतना स्टॉक का आपका सामान का क्या हुआ है नुकसान। वैसे अभी मेरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले आराम से इतनी बात समझो कि मैंने क्या क्या करा। मैंने कहा सर देखो, ब्रांच का आप डेटर अकाउंट बनाते, सबसे पहले ब्रांच का पहले स्टॉक अकाउंट बनाते। आपका स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस रीडी है, गुड्स सेंड की डिटेल है, गुड्स रिटर्न है, ब्रांच कैश सेल का डेटर अकाउंट की डिटेल देता। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बैलेंस सीडी आप डालते, आपका जो भी बैलेंस सीडी अगर क्वेश्चन में खुद नहीं होता तो अपने आप बच जाता, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता। अगर क्वेश्चन में बैलेंस सीडी है तो इस अकाउंट में डिफरेंस आता, तो आप मानते कि भैया ये अब नॉर्मल लॉस है। अगर इधर साइड को आ रहा होता तो आप मानते कि मार्कअप में ज्यादा कमा लिया हमने, क्योंकि हमने इतना सामान था, इससे ज्यादा की वैल्यू पे अगर बेचा है तो ये एक्स्ट्रा बेचा है, और अगर आपने कम बेचा है तो यहाँ पे लॉस आ जाता कि इतने में कम बेचा है। तो ये जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सीधा एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा एडजस्टमेंट में डाल देते। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप एडजस्टमेंट में सीधा आप यहाँ पे डाल देते, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप दूसरी चीज भी कर सकते हो। लोग जैसे बुक में क्या करते हैं, इसमें जो लॉस है उसका सिर्फ, इसमें जो लॉस है उसका सिर्फ क्या डालते हैं, स्टॉक रिजर्व। क्या डालते हैं, स्टॉक रिजर्व यहां डालते हैं, और जो बाकी कॉस्ट है वो सीधा ब्रांच पीएनएल में डालते हैं, डेबिट करते हैं कि ये लॉस है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सपोज यहाँ पे 10,000, सपोज 12,000 का डिफरेंस आ रहा होता क्रेडिट साइड में, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे आपने बैलेंस सीडी डाल दिया अगर क्वेश्चन में दिया होता, और यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस आ रहा होता, तो आप ये बोलते क्या, ये लॉस है, इसे क्या लेते नाम, बाय टू लॉस। अब लॉस के दो हिस्से होते, इसका जो 1/6 है ये कहां जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में, ये कहां जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में, और जो बाकी बचा कॉस्ट वो सीधा जाता था कहां पे, ब्रांच पीएनएल में डेबिट, ब्रांच पीएनएल में डेबिट। ये दोनों ही क्या हो रहे थे, डेबिट हो रहे होते, क्योंकि यहां से क्रेडिट से ट्रांसफर होता है डेबिट में। ठीक है, कि भैया जितना नुकसान है वो सीधा पीएनएल में चला जाएगा, और जो उसका स्टॉक रिजर्व है वहां चला जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट में, नॉर्मल है। ऐसे ही अगर यहां होता क्रेडिट बच रहा होता तो मैं यहां पे नॉर्मल गेन बोलता, मैं इसका भी क्या करता, डेबिट करता एडजस्टमेंट अकाउंट से उसका स्टॉक रिजर्व, और बाकी क्रेडिट कर देता इनकम साइड में, कहां पे, अपने पीएनएल में। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो ये मेरा ब्रांच स्टॉक खत्म। ब्रांच डेटर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का मुझे कुछ लेना देना नहीं, कैश कलेक्शन के 2 ट्रीटमेंट हो चुके हैं, बस मुझे डिस्काउंट और सेल रिटर्न का काम करना है। मैंने डिस्काउंट और बैड डेट का काम कर दिया, सेल रिटर्न का भी बाकी है। कैश अकाउंट में से अगर खर्चे वर्चे हो रहे थे वो सारे खर्चे कहां जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, सारे कैश के खर्चे, सारे डेटर का स्टॉक, सारे डेटर का डिस्काउंट, बैड डेट वगैरह पीएनएल में डालता, मतलब खर्चों में डालता, डेप्रीशिएशन खर्चे में डालता। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसकी वजह से भी खर्चा होता, कोई और खर्चा होता, वो खर्चा भी मैं यहाँ पे डाल देता, वो खर्चा भी मैं यहाँ पे डाल देता। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा सर यहाँ पे हो गया यहाँ तक,
ठीक है। फिर मैंने ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हटा दिया कि मैंने इतनी कमाई ओपनिंग में करी है, इतनी यहां पे करी है, इतनी मैंने यहां पे करी, और मेरे बच्चे इसके बाद मैं अगर इसका बैलेंस निकालता, इसका अगर बैलेंस निकालूंगा तो ये मेरा आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, कि मैंने इतना सामान बेच के कमाया है, क्योंकि मेरे पास इतना सामान था और इतना में से क्लोजिंग हटा दिया तो ये सामान एक्चुअल में बिक गया, और ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस इतना मैंने कमाया होगा, क्योंकि मैं ये अजम्पशन पे काम कर रहा हूं कि जितने का कॉस्ट है उतने का इनवॉइस प्राइस पे मैंने सामान बेचा है, ठीक है ना। तो इनवॉइस प्राइस डेबिट, इनवॉइस प्राइस क्रेडिट, क्योंकि अगर ज्यादा सेल प्राइस होगा तो डिफरेंस आएगा ना प्रॉफिट लॉस, तो वो डिफरेंस ऑलरेडी एडजस्टमेंट के नाम पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जीपी आया, जो भी जीपी आएगा मैं यहां पे लिखूं तो ये कितना हो गया, अगर इसको टोटल लगाओगे तो ये आ गया 43,76,000, ठीक है, प्लस 3,60,000 प्लस 3,60,000 47,36,000। अभी सेल रिटर्न बाकी है, अगर सेल रिटर्न बाकी है, अभी ध्यान सुनना, 4,56,000, ये आया 42,80,000 का जीपी, 42,80,000 का जीपी। और द लास्ट आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट, लास्ट अकाउंट ब्रांच पीएनएल अकाउंट। आप ब्रांच पीएनएल की बात करोगे तो आप कहोगे भैया बाय जीपी आ रहा है 42,80,000 का, ठीक है। अगर यहां पे बाकी टू ब्रांच के खर्चों के अकाउंट के नाम से आ रहा है, ब्रांच एक्सपेंसेस कितने हुए, जो खर्चे आपके एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हैं 20,52,400, 20,52,400। अगर कुछ होता लॉस ऑन स्टॉक तो वो उसकी कॉस्ट यहां पे आ जाती, ठीक है, जो भी कॉस्ट होती वो यहां पे आ जाती। ऐसे ही अगर आता गेन ऑन स्टॉक तो उसकी कॉस्ट यहां पे आ जाती, गेन ऑन स्टॉक उसकी कॉस्ट यहां पे आ जाती, ठीक है। बाकी आपको कमीशन वमीशन देना होता, आप देते कमीशन वमीशन प्रॉफिट में से, और यही बचता ब्रांच का प्रॉफिट, यही आता ब्रांच का प्रॉफिट, और काम खत्म हो जाता। बस अभी मैंने एक पॉइंट बाकी है, सेल रिटर्न, बाकी मैंने नॉर्मल करा। उस सेल रिटर्न का भी काम बहुत ईजी हो जाता अगर वो सेल रिटर्न नॉर्मल कस्टमर की होती, तो उस केस में क्या होता, वो सेल रिटर्न यहां आ रही होती ब्रांच डेटर में, यहां आ रही होती ब्रांच डेटर में, मतलब उसका दूसरा ट्रीटमेंट हो चुका होता है। एक तो यही हो गया, यहां से आपके सेल रिटर्न ये क्रेडिट हो गई 2 लाख की 4,000 की, और उसका दूसरा ट्रीटमेंट यहां के, ये काम खत्म हो जाता। लेकिन बस इस बार दिक्कत ये है कि ये हमने कहीं ना कहीं ब्रांच को भेज दिया है, हमने ये सामान सीधा कस्टमर ने ब्रांच को भेज दिया, इसका काम क्या करना है। बट इसके बाद छोड़ के बाकी ये एक और अकाउंट बनता, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का अकाउंट भी बनता, जो ट्रेडिंग में जाता। छोड़ो वो अकाउंट, मेरे लिए टोटल अकाउंट में बात करूं तो टोटल मेरे लिए यहां पे स्टॉक एंड डेटर अकाउंट में, स्टॉक एंड डेटर में टोटल कितने बन गए। सबसे पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहला क्या बना ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा क्या बना ब्रांच डेटर अकाउंट, दूसरा क्या बना ब्रांच डेटर अकाउंट, तीसरा क्या बना ब्रांच कैश अकाउंट, तीसरा क्या बना ब्रांच कैश अकाउंट, चौथा क्या बना ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, चौथा बना ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, पांचवा क्या बना जो नॉर्मली बनता है वो बना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और छठा क्या बना, छठा बना ब्रांच पीएनएल अकाउंट, छठा बना ब्रांच पीएनएल अकाउंट। एक्स्ट्रा अकाउंट में क्या है, एक्स्ट्रा में एक बन गया मेरे पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। एक क्या बन गया सर, एक बन गया अपना गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो आपके बनेंगे। काम के तो ये हैं, अगर मैं बात करूं तो ब्रांच स्टॉक में अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ठीक है, तो अगर डिफरेंस आया, फिर भी अगर डिफरेंस आया तो आप इसे बोलोगे ये लॉस है, ये या तो लॉस है या गेन है, और इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे। जो इसका लोडिंग है, जो इसकी लोडिंग है वो आपकी एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो इसकी कॉस्ट है वो सीधा चले जाएगी पीएनएल अकाउंट में। ऑफ कोर्स लॉस है तो डेबिट में होगा, गेन है तो क्रेडिट में होगा। ब्रांच डेटर का आपके पास 3 चीजें होंगी, ओपनिंग, कलेक्शन, क्लोजिंग और कलेक्शन। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि तीनों गिवन है, क्योंकि तीनों गिवन होंगे तो भैया काम ही नहीं बनेगा। तीनों में से एक मिसिंग होगा क्वेश्चन में, या तो कलेक्शन मिसिंग होगा, या क्लोजिंग बैलेंस होगा, या ओपनिंग। इसके लिए खास बात यह है कि इसमें जो आपके खर्चे हैं, जितने भी आपने सेल रिटर्न किया है, वो सेल रिटर्न कहां जाएगा, ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इतना सामान वापस आ गया, तो ये आपके कहीं ना कहीं स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, अगर प्रोवाइडेड ये कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को नहीं भेजा, जैसे मेरे क्वेश्चन में भेजा हुआ है। आपका जितना भी बेड डेप्ट है, जितना भी डिस्काउंट है, वो सारा कहां चला जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस में, वो सब कहां चला जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्शन आया, जो कलेक्शन है वो ऑफ कोर्स कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ब्रांच के कैश का आपको पता ही है, एक तो कैश सेल यहां पर आ जाएगी, ठीक है, एक आपकी क्रेडिट सेल का कलेक्शन आ जाएगा, एक तो कलेक्शन आ जाएगा, और अगर ऑफ कोर्स यहां पे कुछ खर्चे होंगे तो वो खर्चे कहां चलाएंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में चलाएंगे, बाकी नॉर्मल है। खर्चों का आपका पता है, यहां पे खर्चे कहां से आएंगे, एक तो ब्रांच कैश अकाउंट से आएंगे,
एक तो ब्रांच के कैश अकाउंट से आएंगे, एक ब्रांच के डेटर अकाउंट से आएंगे, ठीक है, और एक आपके कहां से आएंगे, ऑफ कोर्स अदर हेड हो सकता है, कोई अदर हेड हो सकता है, लाइक डेप्रिसिएशन हो सकता है यहाँ पे, या कोई आउटस्टैंडिंग या मैनेजर का कमीशन वमीशन का खर्चा आउटस्टैंडिंग के नाम पे हो सकता है। क्लियर है। एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट में आपकी दो साइड होंगी, क्रेडिट साइड के अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग आएगी, ठीक है, गुड्स सेंड जो आपने किया होगा, ऑफ कोर्स नेट ऑफ रिटर्न जो गुड्स ब्रांच ने कर दिया उसकी लोडिंग आएगी, ठीक है, इधर क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आएगी, इधर क्लोजिंग लॉस स्टॉक की लोडिंग आएगी। अगर आपका लॉस वॉस है तो उस लॉस की लोडिंग आएगी, और देन फिर आपका यहां से बच जाएगा क्या, जीपी। यहां क्या आ जाएगा, जीपी। आप कहोगे सर ये जीपी आ गया, ये टू जीपी, और ये जीपी ब्रांच पीएनएल में, और ये ब्रांच के खर्चे पीएनएल में, और यहीं से आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहीं से आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड है, ठीक है, और यही अगर मैं कहूं ब्रांच डेटर अकाउंट में तो वहां डायरेक्टली काम हो गया, मैंने पूरा काम कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि भैया वो जो सेल रिटर्न अगर कस्टमर पे नहीं आई है, कस्टमर से सीधा हेड ऑफिस में गई है, तो उसका क्या होगा। चलो जी, मैं उस बात को डिस्कस करता हूं, और यही मेरा डिपेंडेंट ब्रांच खत्म हो जाएगा, यही मेरा डिपेंडेंट ब्रांच खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान से। हाँ जी, अब सुनो मेरे बच्चे, ध्यान सुनो, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सर जब आप गुड्स रिटर्न करते हैं, गुड्स रिटर्न होते हैं, तो रिटर्न दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है बाय द ब्रांच, एक होता है बाय द ब्रांच, और एक होता है बाय द कस्टमर, एक होता है बाय द कस्टमर, ठीक है। आप कहते हो जब ब्रांच रिटर्न करती है तो उसके दो इंपैक्ट कहां कहां पड़ते हैं, एक तो होता है कि वो सीधा सीधा उनके स्टॉक अकाउंट में क्या हो जाता है, स्टॉक अकाउंट से क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाता है, मतलब अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच अपने हेड ऑफिस के अकाउंट को क्या कर देती है, डेबिट कर देती है कि भैया हमारे से पास सामान गया, और ऑफ कोर्स हेड ऑफिस को डेबिट कर देती है। हेड ऑफिस अपने यहाँ पे क्या कर लेता है, क्रेडिट कर लेता है कि इतना पैसा आ गया, बात खत्म, ठीक है। आपको बस करना क्या होता है, हेड ऑफिस अकाउंट आप बना नहीं रहे होते तो आपको स्टॉक अपना कम करना होता है, और स्टॉक इसका स्टॉक रिजर्व भी आप क्या कर देते हो, डेबिट करके खत्म कर देते हो, मतलब गुड्स सेंड में से माइनस कर देते हो। अगर मैंने कहा कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो कस्टमर में अगर वो ब्रांच को रिटर्न कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आप दो तरीके से करोगे, एक तो आपका डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट, स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और अगर वो हेड ऑफिस को कर रहा है तो मेरे बच्चे ऑफ कोर्स डेटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, स्टॉक क्रेडिट होगा, लेकिन मेरे बाकी दूसरा इंपैक्ट मेरी बुक्स में नहीं आएगा, वो हेड ऑफिस में क्या होगा, सीधा डेबिट होगा, हेड ऑफिस में क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पॉइंट इज मेरा सामान, एक तरह का सोचो ना कि मेरा सामान था जो मुझे ना मिलके हेड ऑफिस को मिला, तो मैंने कहा भाई सपोज मैं कहूं, ऐसे समझो हम तो अभी अकाउंटिंग करते टाइम तो अलग अलग ना, सेपरेट लीगल पर्सन है ना, भले अकाउंट मेरी ब्रांच बना रही, हेड ऑफिस ही बना रहा है, पर ये सोचो कि आपका सामान था, ठीक है, या मेरा सामान था, मेरे को फोन था, मैंने इस फोन को किसी और को बेचा था, अब ये फोन सामने वाले ने मुझे ना देके आपको दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया मेरा क्या हुआ, मेरा तो जो मुझे पैसा लेना था, मेरे को जो पैसा लेना था डेटर से 1 लाख रुपए, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो सामान वापस कर दिया। तो मैंने कहा 1 लाख का डेटर गया, टू डेटर, लेकिन ये पैसा मुझे आया, ये सामान मुझे आया या आपको आया, आपको, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अपनी बुक्स में स्टॉक नहीं करूंगा, मैं आपको डेबिट करूंगा कि आपसे मुझे पैसा लेना है। बात समझ आ रही है। तो ये ना एक तरह का बिल्कुल सेम हो गया कि यहां पे आपने हेड ऑफिस का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हेड ऑफिस अकाउंट आप बना नहीं रहे हो, तो इसका सिर्फ एक ही इंपैक्ट होगा, दूसरा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहो तो एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर मैं करूं तो आपको लगेगा हाँ बात तो सही कह रहा हूं। अगर मैं कहता कि ये सेल रिटर्न हुआ है यहां पे, तो आप क्या कहते, आप कहते अगर मैं मान लो कि ये सपोज मान के चलो कि ये सामान पहले मेरे पास आया, तो मैंने अपने यहां स्टॉक बढ़ा दिया होता, और फिर मैंने ये सामान, मैंने मान लो डायरेक्टली नहीं गया, मेरे थ्रू गया, तो पहले मेरे पास डेटर ने किया, मैंने डेटर कम किया, स्टॉक बढ़ा दिया, और फिर यही स्टॉक यहां से वापस चला जाता, तो यहां पे आ जाता टू बाय गुड्स रिटर्न, ठीक है, कितने का, 2,04,000। तो भाई एक बात बताओ, यहां से ये तो कट गया ना, ये तो ये खत्म ही हो गया, इसका इंपैक्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि सामान मेरे पास आया, मैंने वापस हेड ऑफिस को दे दिया, इससे भी डायरेक्टली हेड ऑफिस को, तो मेरे को स्टॉक में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सामान मेरे पास आया ही नहीं। और जब यहां पे नहीं हो तो हेड ऑफिस में आपस में हेड ऑफिस का बैलेंस कम ज्यादा होगा, लेकिन उससे मेरे प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे डेटर कम हो जाएंगे, और जितने डेटर कम होंगे उतने से मैं हेड ऑफिस का बैलेंस भी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट मेरे पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब डेटर अकाउंट बना, डेटर मेथड लगा रहा था, तो वहां पे मैंने ब्रांच को क्रेडिट करा, हेड ऑफ ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करा, क्योंकि अब मुझे हेड ऑफिस से उतना पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहां पर
यहां पे मैं ऐसा ब्रांच और हेड ऑफिस आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, वो बस ये सोच रही है ब्रांच कि कितना सामान आया कितना सामान गया, बात खत्म। हेड ऑफिस की बात ही नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इसीलिए आप कहते हो कि जब भी कस्टमर रिटर्न करता है सामान हेड ऑफिस को डायरेक्टली ब्रांच के थ्रू नहीं, तो डेटर तो कम होते हैं और दूसरा हेड ऑफिस का बैलेंस कम होता है, बट हम हेड ऑफिस अकाउंट बना नहीं रहे होते हैं, इसलिए हमें इसका दूसरा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। बात समझ आ रही है? डन? ओके, ठीक है, बस इतना सा था हमारा ब्रांच और डेटर। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई चीज है दिक्कत तो बस इतना ही है डिपेंडेंट ब्रांच। अब मैं शुरू करता हूं जल्दी से फॉरेन ब्रांच। ठीक है, फॉरेन ब्रांच, बेटा फॉरेन ब्रांच में ध्यान सुनना, जब भी हम फॉरेन ब्रांच की बात करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहले AS11 लगता है, कहता है आपके पास जो भी ब्रांच है उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका किस में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। ठीक है, सपोज डॉलर में होगा तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इन इंडियन करेंसी में, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच। ठीक है, और जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। जो रूल जो है कि अगर आपकी ब्रांच इंटीग्रल ऑपरेशन है तो अलग रूल है और नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो अलग है, ईफो और नीफो। याद है क्या क्या करते हैं हम क्या करते थे, हम कहते थे भैया यहां पे तीन चीजें हो जाएंगी। कितनी चीजें हो जाएंगी? तीन। एक तो हो जाएंगे इनकम और एक्सपेंसेस, एक हो जाएंगे जो हेड ऑफिस के बैलेंसेस हैं, हेड ऑफिस की बैलेंसेस हैं, गुड्स एंड वगैरह है, ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे यहां पे भी, और एक हो जाएंगी एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक हो जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंसेस। ठीक है, ऐसे यहां भी एसेट्स एंड लायबिलिटी के बैलेंसेस, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और एक हेड ऑफिस से रिलेटेड चीजें, हेड ऑफिस का बैलेंस या गुड्स एंड वगैरह, गुड्स रिटर्न वगैरह। ठीक है, तो आप कहते थे इनके लिए, देखो यहां पे उठाते थे आप एवरेज, यहां भी उठाते थे आप एवरेज। ठीक है, इनकम एक्सपेंस के लिए क्या उठाते थे? एवरेज। यहां पे आप सीधा हेड ऑफिस के बैलेंसेस बुक्स में देख लेते थे और यहां भी आप क्या देख लेते थे? हेड ऑफिस के बुक्स। तो यहां डिफरेंस नहीं है, यहां डिफरेंस नहीं है। बस एसेट लायबिलिटी में दो अंतर करते थे कि वो एफसीएमआई आइटम है या नॉन एफसीएमआई है, एफसीएमआई है नॉन एफसीएमआई है। यहां पर आप कहते थे कुछ भी हो हमेशा किस पे आएगा? क्लोजिंग में, क्योंकि वो नॉन इंटीग्रल हमारा पार्ट नहीं, हम लास्ट में ईयर एंड में जाके बस उनकी चीजें उठा के ला रहे, तो सब कुछ क्या होगा? क्लोजिंग में। अगर वो एफसीएमआई है तो क्लोजिंग में आएगा। ठीक है, एफसीएमआई है तो क्लोजिंग में आएगा, और नॉन एफसीएमआई है तो वो जो भी उसकी एक्चुअल डेट होगी वो होगी। मतलब पॉइंट इज, अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो ये सब कहां पे आएंगे? एक्चुअल डेट पे आएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं डेटर है हमारा, क्रेडिटर है हमारा, लोन रिसीवेबल, लोन वगैरह है, एडवांसेस हैं, तो वो सब किस पे आएंगे? क्लोजिंग में आएंगे। बस यही रूल है, सिंपल। और इसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इसमें डिफरेंस आया तो ये एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा, और ये डिफरेंस कहां चला जाएगा? पीएनएल में। ये डिफरेंस कहां चला जाएगा? पीएनएल में, बात खत्म। ठीक है, और यहां पे ये डिफरेंस नहीं माना जाएगा, ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस रिजर्व माना जाएगा। दैट इज ये आप फॉरेन करेंसी अच्छा एमसीएम कर रहा हूं। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी एक रिजर्व हो जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है, बस हमें फायदा नुकसान यहां पे आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो मैंने कहा भैया फॉरेन ब्रांच में जब आप कन्वर्जन करोगे तो रूल लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल है तो एवरेज लगा लो इनकम एंड एक्सपेंस में, हेड ऑफिस के हेड ऑफिस उठा लो। और अगर एसेट लायबिलिटी तो बस इतना देख लो, जितने भी एफसीएमआई आइटम है, बोले तो डेटर वगैरह, वो सब क्लोजिंग में आएंगे, वो दोनों में ही क्लोजिंग में आएंगे। जो नॉन इंटीग्रल है बस वो इंटीग्रल में, मतलब ये मानेंगे कि हमारा ही, हमने ही खरीदा था तो जो एक्चुअल डेट है वही पे आता रहेगा। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल है तो अपने को नहीं खरीदा, हम तो सिर्फ लास्ट में जाके उठा के ला रहे हैं, तो हमेशा क्लोजिंग पे आएगा। ठीक है, चले मैं इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे साथ। ठीक है, मैं कहता हूं इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। सर आ जाओ जी जल्दी से, और क्वेश्चन पढ़ते हैं यहीं से। ठीक है, मैंने कहा लो जी, एक और आरटीपी, मुझे नहीं पता, शायद ये आरटीपी नवंबर है, सॉरी मई वाली है, मई 2022 सीए इंटर। ठीक है बेटा, खत्म, बस खत्म। ठीक है, देखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 13, जल्दी देखना। कह रहा M&S कंपनी है, लखनऊ की है। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ठीक करूं। हाँ जी, ठीक है,
कह रहा है एमएस एंड कंपनी लखनऊ की हैज अ ब्रांच है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इनका, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है और कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कैम्ब्रिया में है, ठीक है। 31 मार्च 2023 को इन्होंने बैलेंस दिए। तो ये तो इनका लखनऊ ऑफिस जो हेड ऑफिस है और इनकी ब्रांच है, ठीक है। इनके पास कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लैंड है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, सब यहाँ पर है। इनके पास मशीन है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। तो ब्रांच में मशीन है, मशीन का डेप्रिसिएशन इन्होंने दिया हुआ है, प्रोविजन यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया है। ये दोनों एक्चुअल लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो इनके लिए एक्चुअल ऑपरेशन होगा। तो मतलब ये हम नहीं खरीदा है, तो हमने जिस दिन पे खरीदा होगा उस दिन का ओपनिंग, उस दिन की एक्चुअल डेट आएगी। डेटर क्रेडिटर ये क्लोजिंग होने वाले हैं। स्टॉक में ओपनिंग है तो ऑफकोर्स ओपनिंग लग जाएगा। ब्रांच स्टॉक रिजर्व है, वो आपको हटाना ही पड़ेगा, देखेंगे क्या करना है। कैश बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग लगेगा। परचेज सेल खर्चे हैं, एवरेज हो जाएंगे। गुड्स एंड ये एक्चुअल में बैलेंस आ जाएगा 100 और 5। मैनेजर पार्टनर सैलरी यहाँ तो नहीं है। वेजेस एंड सैलरी खर्चा है, एवरेज हो जाएगा। रेंट है 12 रुपए का, एवरेज हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है, एवरेज हो जाएगा। कमीशन रिसीप्ट है, इनकम है, एवरेज हो जाएगा। ब्रांच और हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। आपको कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये, ऑफ कोर्स इसका ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं होगा, बाद में पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल बनाते टाइम काम होगा। और यहाँ पे ये सब आउट ऑफ अब्रॉड हुई है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। हेड ऑफिस जो गुड्स बेचता है वो कॉस्ट प्लस 25% बेचता है, आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं चेक कराऊंगा, इसमें पहले आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, वो काम करेंगे। प्रोविजन बनाना है, 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है कन्वर्जन करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ये, क्लोजिंग बैलेंस ये, एवरेज रेट और फिक्स एसेट के लिए ये है। आपको दो चीजें, पहले तो कन्वर्ट करना है और फिर ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों पहले सुनना ध्यान से, कुछ बातें स्टेप, कुछ बातें ध्यान से। जब आप फॉरेन ब्रांच के काम करोगे तो आपको पहले कुछ काम करने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे ये, ठीक है। तो पहले ऑफ कोर्स आप पहले क्या करोगे, कन्वर्स करोगे। लेकिन एक बार ध्यान सुनना, ठीक है। तो शुरू करें, ठीक है। अब ना इसमें काम करता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास फोन है, कैलकुलेटर नहीं है, तो मेरे को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे एक चीज देख के करनी पड़ेगी। तो इसलिए ना मैं काम करता हूं, डिटेल में डिस्कस कर लिए, इन्हीं के सॉल्यूशन पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको चीजें दिखाता हूं, बहुत नॉर्मल है, ट्रायल बैलेंस बहुत नॉर्मल है। फॉरेन ब्रांच आपको सबसे पहले कन्वर्जन करना है, बिना कुछ सोचे समझे आपको सिर्फ चीजों को उठा के कन्वर्ट करना है। फिर अपने लिए नॉर्मल जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, आप बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे, ठीक है। कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं। स्टॉक रिजर्व एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी बात आराम से बाद में करेंगे। तो मैं आपके साथ सीधा पहले सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन निकालो तो आप मेरे को सॉल्यूशन देखना है, और ये ना ऐसे मत देखना कि सर जस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। आराम से देखना। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, याद है फॉर्मेट होता था पर्टिकुलर, फिर सबसे पहले उनके हिसाब से डेबिट क्रेडिट आते थे, फिर हमारा रेट लगता था, फिर हम उसका नीचे लिखते थे कि हम कौन सा रेट उठा रहे हैं, और फिर कन्वर्जन होता था। तो देखो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी उठाया, अगर आप रेट देखोगे तो कॉस्ट कितनी है, $200, यहाँ पे $130 उसका डेप्रिसिएशन है। रेट उठाया इन्होंने, आपका एक्चुअल रेट बोले तो जो 46 रुपीज रेट है वो रेट है जो आपका मशीन का एक्चुअल है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल पेबल आपके 60-30 ये क्लोजिंग रेट पे। स्टॉक आपका ओपनिंग डेट पे है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स क्लोजिंग होगा, किस पे है, क्लोजिंग रेट पे है। परचेज सेल ये आपका एवरेज होगा, ठीक है। गुड्स रिसीव आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअल उठाना है जो आपको प्लांट उनके वहां पे 100 दिए हुए हैं। वेजेस एंड सैलरी एवरेज, रेंट्स एवरेज, ऑफिस एवरेज, कमीशन रिसिप्ट एवरेज, एचओ करंट अकाउंट अपना एक्चुअल। आपने इन्हें करा, इनका डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज लॉस। ऑफ कोर्स पीएनएल में क्या हो जाएगा, अगर ये डेबिट में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपल। ओपनिंग स्टॉक देखते जाओ। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना, मेरे पास तो चीजें एक बार में नहीं होंगी, तो मैं ना यहां से जैसे आप इसका ना फोटो ले लो, आप इस क्वेश्चन का फोटो ले लो, तो आपके सामने ना डिटेल साथ में रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं भी ले लेता हूं और मैं देखता रहूंगा कि हाँ भाई सबसे सारी चीजें सही हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। एक एक चीज मैं पढ़ता जाऊंगा और करता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी ना एक बार में इतना सारा कुछ देखने के लिए नहीं होगा ना। तो मैं यहाँ पे मैंने फोटो ले लिया, अब मैं ना आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो देखना, तो आप चीजें मेरे साथ देखते जाना, ठीक है। तो हमने ट्रायल बैलेंस कवर कर लिया। अगर मैं ट्रायल बैलेंस में बोलूं तो देखो मैंने ट्रायल बैलेंस शुरुआत कर जो करा था, आप भी देखना क्वेश्चन में, अगर आप भी फोटो ले रहे हो तो फोटो। तो हमने जो शुरुआत करी थी वो प्लांट एंड मशीनरी से करी थी। प्लांट एंड मशीनरी हो गया था, डेटर हो गया हमारे लिए। उसके स्टॉक रिजर्व इनका नहीं है, वो उनका है, हेड ऑफिस का है, वो हटाना पड़ेगा लास्ट में, अपना कंसोलिडेट करते टाइम हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कैश एंड बैलेंस का, कैश एंड बैंक बैलेंस है, परचेज सेल है, गुड्स सेंड किया था हमने, मैनेजर का पार्टनर सैलरी है वो सिर्फ हेड ऑफिस में है, वेजेस एंड सैलरी दोनों में है। उसके बाद आपका रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, कमीशन रिसीप्ट है, और ब्रांच है, नॉर्मल है। अब आते हैं खर्चों पे। तो ओपनिंग स्टॉक जो है हेड ऑफिस का है वो कितना है, सर वो कितना है, अरे यार ये क्या कर गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का तो कितना है, हेड ऑफिस का यहाँ पे था 100,
और ब्रांच का अभी अभी हमने निकाला है, ये रहा 1000 रुपए, ब्रांच का कहाँ रहा, ये रहा 1000 रुपए, ठीक है। फिर परचेज इन्होंने यहाँ पे बताया, परचेज जो है, परचेज सर यहाँ पे है 240, और अभी इनकी परचेज हमने निकाली थी, ये रही परचेज यहाँ पे 1020, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या है, सेल डालेंगे, तो सेल हमारे लिए 240 है, और सॉरी सेल इनके लिए 520 रुपए, और हमारे लिए कितनी है 6273, ठीक है। तो टोटल सेल आ गई। अब गुड्स रिसीव्ड, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे गुड्स रिसीव हुआ हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस ने भेजा होगा, और ब्रांच को रिसीव हुआ होगा, तो ब्रांच के डेबिट में आएगा और हेड ऑफिस के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हेड ऑफिस से जा रहा है और ब्रांच को आ रहा है, तो ब्रांच के डेबिट में आएगा कितना, 100 रुपए, देखो ये रहा, ठीक है, इनको आया, और यही सामान हेड ऑफिस से गया होगा 100, तो आपस में तो ये कॉन्ट्रा हो जाएंगे, बट यहां पे इनके इंडिपेंडेंट में अलग अलग ट्रेडिंग पीएनएल में आना पड़ेगा। पहले आप अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ऑफ कोर्स आप अलग अलग बना सकते हो, वैसे मैं बोलूंगा एक साथ ही बनाना, और टोटल में जीरो हो जाएगा, टोटल में ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फिर खर्चे में वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट खर्चा है, इनका कितना है, इनका था 75 और इसका आया 2295, है ना, तो ये आ गया। ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक इनके में देखो ध्यान से, इनका क्लोजिंग स्टॉक था 1,50,000 का, और इनका आया, आपने निकाला था 3.125 इंटू क्लोजिंग रेट 165, ये आ गया। तो आपका ये आ गया जीपी, इंडिपेंडेंट जीपी आ गया। अब आप डायरेक्ट खर्चे डालोगे, रेंट का खर्चा डाला आपने, फिर इसमें आपने ऑफिस खर्चा डाला, प्रोविजन बनाना है आपको डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन कितना बनाओगे, आपके जो डेटर हैं, इनके जो डेटर हैं वो थे 280, इनके जो डेटर है वो 280 का 5% आया 14, और हमारे जो डेटर आए हैं वो हमारे आए हैं, ये डेटर, हमारे डेटर कितने हैं, हमारे डेटर हैं 13180, तो 3180 का आप 5% निकालोगे, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 159 समथिंग, है ना, 159, हाँ 159, तो ये आ गया। डेप्रिसिएशन के लिए आपने वर्किंग कर लोगे, ऑफ कोर्स बिल्डिंग की कॉस्ट में डेप्रिसिएशन प्रोविजन लेस करके उस पे सीधा डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन लेस करके डब्ल्यूडीवी आएगी, बुक वैल्यू आएगी, उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन आ गया, कमीशन रिसिप्ट इनकम है, आपका आ गया ये नेट प्रॉफिट, बट आप इसे नेट प्रॉफिट नहीं बोलोगे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है ब्रांच और हेड ऑफिस का इंडिपेंडेंट। अब आप बनाओगे कॉमन पीएनएल, जो इन्होंने एक साथ बनाया, उस कॉमन पीएनएल में इन दोनों का 4902 पूरा एक बार में डालोगे, उसमें से मैनेजर पार्टनर सैलरी अलग से, जो खर्चे नॉर्मल हैं, जो खर्चे क्या है सिर्फ हेड ऑफिस के हैं, जो मैनेजिंग पार्टनर सैलरी है, एमडी की सैलरी, वो प्रॉपर आएगी, दोनों में कॉमन खर्चा है, ठीक है। उसे आप एलोकेट नहीं कर सकते कि ब्रांच का हेड ऑफिस, आप इवन, ठीक है, इवन आप डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सचेंज लॉस यहां डाल दिया, और स्टॉक रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है, तो अगर स्टॉक रिजर्व ओपनिंग हटा दो, अगर क्वेश्चन कहता है यहां पे एक चीज और कह सकता था कि क्लोजिंग स्टॉक में हमने सामान, वैसे उन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक में जो सारा है वो सामान उन्होंने आउटसाइड परचेज किया, याद है क्वेश्चन में यहां बोला था, देखो यहां पे क्वेश्चन ने बोला था, यहां पे लिखा हुआ था, ये देखो कि भैया जो भी इनके पास स्टॉक है वो सारा इन्होंने बाहर से खरीदा है, मतलब इन्होंने हेड ऑफिस से नहीं लिया। अगर फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस का सामान यहां पे होता, तो ऑफ कोर्स ये जो हेड ऑफिस का जो इन्होंने ये भेजा है कि 25% कॉस्ट, इसका रेलिवेंस आ जाता है। इस पॉइंट का रेलिवेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी स्टॉक रिजर्व नहीं है, ठीक है। मुझे परचेज सेल का स्टॉक रिजर्व नहीं हटाना, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हटाना है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में सपोज यहां पे कहता कि इनमें $1000 का जो सामान है ना, वो अपना हेड ऑफिस आया है, तो $1000 का प्राइस आता, $1000 का प्राइस आता आपका, ठीक है, और जो भी प्राइस आता उसका 25% बोले तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल आता, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आता। और यहां पे जब आप निकालते तो आप कहते क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को आपको क्या करना पड़ता, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट होता, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व सॉरी डेबिट होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अपोजिट में आता, और ये ओपनिंग को लेस करके आता, नेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक आता। बस बात खत्म, इतना सा काम है, ठीक है। तो ये अपना फॉरेन ब्रांच अकाउंट है, ये अपना फॉरेन ब्रांच अकाउंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। इससे ज्यादा मेरे बच्चे इसमें कुछ भी नहीं आता। आप इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली, आप आज जाते रिवीजन खत्म करते सबसे पहले फॉरेन ब्रांच कवर करना, फिर डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस खत्म करना डेटर और उससे, और फिर 1-2 पॉइंट है इंडिपेंडेंट ब्रांच में जर्नल एंट्रीज होती हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उन जर्नल एंट्रीज को सुन लो, बात खत्म, ठीक है। बस जर्नल एंट्री सुन लो, बात जनरल एंट्री है कि डिपेंडेंट में कोई जनरल एंट्री अलग से नहीं पूछने वाला वो आपसे, फॉरेन ब्रांच में जनरल एंट्री नहीं होने वाली। सिर्फ दिक्कत कहां पर है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में जनरल एंट्री कब आती है कि जब इंडिपेंडेंट ब्रांच है, 2 ब्रांच है, उनमें स्टॉक
ब्रांच में हेड ऑफिस का बैलेंस दिया है और हेड ऑफिस में ब्रांच का बैलेंस दिया है, और अगर ये दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहे, देखो फॉरेन ब्रांच में मैच करेगा, क्यों? क्योंकि हम तो कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे, हम तो सीधा उनका बैलेंस ही कौन सा उठा लेते हैं, हेड ऑफिस, तो वो हमारा मैच कर जाता है। लेकिन अगर मेरे इंडिपेंडेंट ब्रांच है और इंडियन ब्रांच है, तो उन दोनों का हेड ऑफिस ब्रांच का बैलेंस आपस में मैच करना चाहिए, और अगर वो मैच नहीं कर रहा है मेरे बच्चे, तो उस केस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है कि सपोज अगर आपने कहा हेड ऑफिस का और ब्रांच का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला कि आपने गुड्स भेजा, आपने ब्रांच को गुड्स भेजा, बट वो अभी इन ट्रांजिट है, वो भी क्या है, ट्रांजिट। तो मैंने जैसे हेड ऑफिस ने भेजा होगा, हेड ऑफिस ने अपने यहाँ एंट्री पास कर दी होगी क्या, कि भैया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, लेकिन ब्रांच को भी ये गुड्स नहीं मिले, ब्रांच को नहीं मिले, तो ब्रांच क्या करेगी, एक एंट्री पास करेगी, क्या, ब्रांच एंट्री पास करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ऐसे ही ब्रांच ने पैसा भेजा, हेड ऑफिस को नहीं मिला, इन ट्रांजिट है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया ब्रांच ने अपने एंट्री पास कर दी होगी, क्या ब्रांच ने करी होगी, भैया क्या, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इनको नहीं आया, तो हेड ऑफिस इस बार एंट्री पास करेगी, जिन्होंने नहीं किया उसको करना पड़ेगा। वो एंट्री क्या करेगी, वो करेगी भैया कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अरिवासन में अब तीसरा क्या होता है कि कई बार ब्रांच क्या करती है, फर्नीचर खरीदती है, या हेड ऑफिस क्या करती है, फर्नीचर खरीदती है, और वो फर्नीचर खरीद के ब्रांच को देती है कि भैया आप यूज करो। तो जब उन्होंने फर्नीचर खरीदा, एंट्री क्या करेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अब उन्होंने फर्नीचर ब्रांच को दे दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। लेकिन काम ऐसा नहीं होगा, काम ऐसा क्या होगा कि ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा, पेमेंट किसने करी है, हेड ऑफिस ने, मतलब पैसा हेड ऑफिस ने खरीद के ब्रांच को दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हेड ऑफिस क्या कहेगा, क्या हमारे पास से पैसा गया और फर्नीचर किसके पास गया, ब्रांच का, तो ब्रांच अपनी बुक्स में फर्नीचर को रिकॉर्ड करेगी एज एसेट, मतलब रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रही है, ब्रांच। तो एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस अकाउंट, सॉरी हेड ऑफिस करेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रांच का एंट्री करेगी, कहेगी हमारे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो पैसा किसने दिया, हेड ऑफिस ने, तो टू हेड ऑफिस। क्लियर है। और अगर यहीं पे वो कहें कि नहीं रिकॉर्ड हम ही मेंटेन कर रहे हैं, बस ब्रांच को हमने यूज करने के लिए दिया है, फिक्स एसेट हमारे यहाँ पे ही आएगी, तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट बोले तो मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हेड ऑफिस, ब्रांच कोई एंट्री पास नहीं करेगी, ब्रांच कोई एंट्री पास नहीं करेगी, बात समझे। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लगे तो अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ब्रांच, अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ब्रांच, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि भैया उन्हीं के पास फर्नीचर है, तो वो एंट्री पास करेंगे, इसमें हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन अगर रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है, तो फर्नीचर मेरी बुक्स में, पैसा भी मेरी में गया, ठीक है, लेकिन यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, तो डेप्रिसिएशन यूज बुक्स में कौन लगाएगा, ऑफ कोर्स अब क्या होगा, आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब हेड ऑफिस क्या करेगी, हेड ऑफिस कहेगी कि भैया फर्नीचर को हम डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसके लिए मतलब पॉइंट इज डेप्रिसिएशन हम नहीं चार्ज करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कि भैया मुझे ब्रांच से पैसा लेना है क्योंकि उन्होंने मेरे फर्नीचर को यूज करा, तो उतने से फर्नीचर कम हो गया, ठीक है। और ब्रांच उधर क्या करेगी, वो अपने बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड करेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं कर सकती क्योंकि फर्नीचर उनकी बुक्स में ही नहीं, तो टू हेड ऑफिस, बात खत्म, ठीक है। तो एसेट के केस में यही दो केस बनते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट की कौन मेंटेन कर रहा है, अगर ब्रांच नहीं मेंटेन कर रही है, हेड ऑफिस ही कर रहा है, तो हेड ऑफिस जब खरीदेगा तो एंट्री क्या करेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उधर कोई एंट्री नहीं होगी। और जब डेप्रिसिएशन लगाएगा तो वो डेप्रिसिएशन वो नहीं लगाएगा, ब्रांच लगाएगी, तो एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और वो करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और अगर मैंने खरीदा लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड वहां मेंटेन होंगे, तो मैं क्या करूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, वो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और डेप्रिसिएशन वही चार्ज करेंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ ऐसे होते थे कि जहां पे दो ब्रांचों ने आपस में ट्रांजेक्शन करी, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए हमेशा याद रखना, ब्रांच कभी भी आपस में एंट्री पास नहीं करेंगी, वो हेड ऑफिस के थ्रू ही एंट्री पास करेंगे। सपोज मान के चलो कि सपोज एक खर्चा करा ब्रांच ने और पे कर दिया दूसरी ब्रांच ने, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, आप ये मानोगे ब्रांच ने नहीं पे किया, हेड ऑफिस ने पे किया, तो एक जो एंट्री जो ब्रांच ने जिस ब्रांच का खर्चा था, तो एंट्री क्या करेगी, सपोज ब्रांच मैं दिल्ली वाली ब्रांच हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने नहीं पे किया, टू हेड ऑफिस, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या करेगा, ठीक है, सॉरी, और जो हरियाणा वाली ब्रांच है उसने पैसा पे किया, तो वो क्या करेगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगी, हेड ऑफिस कहेगी दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हरियाणा ब्रांच, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, दिल्ली ब्रांच से पैसा आएगा और यह हरियाणा ब्रांच को जाएगा। बस इसी तरीके से काम करना है आपको, यही काम करना है।
ठीक है। तो यही एंट्री है, इतना सा ब्रांच अकाउंट है, आप इसे रिवाइज करो, कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको धीरे से एक बार फ्लो में बनाओ। पहले आप फॉरेन ब्रांच खत्म करो, फिर आप फिर डिपेंडेंट ब्रांच खत्म करना, और फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच की कुछ जनरल एंट्री करके एक दो क्वेश्चन निपटा लेना। आज के लिए इतना ही, इतना सा ये ब्रांच अकाउंट में। थैंक यू सो मच। आप यहीं पर डाटा बाय करते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।